हाय एवरीबॉडी, आई एम एमसी धारणा। घड़ी में बज चुके हैं 8 और हम आ चुके हैं लाइव इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म पर। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों के प्लेटफॉर्म पे हम आ चुके हैं लाइव। तो आप सब जहां भी हैं, आप सबको मुझे पता है लाइव नोटिफिकेशन आ गई होगी, तो आप सब हमें ज्वाइन कर लीजिए ऑन दिस लाइव ब्रॉडकास्ट on this wonderful platform of गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो। और आज के इस शाम के लिए मैं हूँ आपकी होस्ट एमसी धारणा। जी हाँ, इस जबरदस्त से प्लेटफॉर्म की सिर्फ एक कोशिश रही है कि अच्छे से अच्छे दूर दराज से कलाकारों को यहाँ जुटाया जा सके, आप सबके सामने लाया जा चुके। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोरोना के समय में आप लोग अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे और हमें इस लाइव ब्रॉडकास्ट में देख रहे होंगे। तो आज का दिन बहुत खास है और आप लोग जो हमारे साथ जुड़ गए हैं वो सब बहुत खास हैं। एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों। आज मैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट सेशन में गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो नाम का ये जो बहुत जबरदस्त सा प्लेटफॉर्म है, जो 2011 से यहाँ पर आर्टिस्ट को लाकर आप सबसे उनका परिचय कराने की कोशिश कर रहा है और बहुत दूर दूर से अलग अलग जगहों से आर्टिस्ट को इस एक प्लेटफॉर्म पर, इस एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है ये जबरदस्त सा प्लेटफॉर्म। और आज हमारे बीच में श्री शैलेंद्र शैल जी आने वाले हैं आज के इस लाइव सेशन में गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों के। हर जिक्र में हो जिक्र, तुम वो बात बन गए। हर जिक्र में हो जिक्र, तुम वो बात बन गए। जाने कब मेरे लिए तुम इतने खास बन गए। तो एक बार फिर से आप सबका, आप सब लोग जो बहुत ही खास हैं हमारे लिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के हम अपने खास मेहमान से आपको रूबरू करवाएं उससे पहले मैं बुला लेती हूँ इस पेज के संचालक से। जी हाँ, उनकी पूरी टीम के बिहाफ पर आज उनको पे पहले बुला लेती हूँ। Let me now call on with me Dr. नवीन सोलंकी। डॉक्टर नवीन सोलंकी 2011 से ये जबरदस्त काम कर रहे हैं और हमारे बीच में फाइनली आ चुके हैं डॉक्टर नवीन सोलंकी। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। धारणा जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी से मेरा स्वागत करने के लिए। आज की ये शाम बड़ी ही खास है और इस शाम में कई लोग शरीक होंगे, बहुत सारे लोग हमें सुनेंगे, क्योंकि इस शाम में हमारे साथ हैं शैलेंद्र शैल, जिनकी पहचान एक कविताकार के रूप में है, एक साहित्यकार के रूप में है। उसके साथ उनकी एक बहुत बड़ी पहचान ये भी है कि वे जगजीत साहब के दोस्त भी रहे हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमारा पेज गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो कला, संस्कृति, भारतीय काव्य, इंडियन क्लासिकल, जितने भी आर्ट फॉर्म है उन सब के साथ साथ जगजीत साहब की गजल्स के लिए भी समर्पित है। और जगजीत सिंह की यादों को हम काफ़ी साथ लेकर चल रहे हैं। आज का प्रोग्राम का नाम भी हमने इसीलिए रखा है, जगजीत की याद शैलेंद्र शैल के साथ। आज की इस खास शाम में मैं स्वागत करना चाहूँगा एक और खास मेहमान आरजे राहुल जी, जो कि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजे राहुल साहब कृपया आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों, और मैं इस दीवार को गिरने नहीं दूंगा। जब तक मैं खड़ा हूँ अपने कंधे टिकाए हुए रहूंगा, क्योंकि इससे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो सब एक ऐसी तलाश में रहते हैं जहां पर वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ अपनी खास बातें कर सकें, अपने जज्बात साझा कर सकें और वो बातें सुन सकें जो उन्हें पसंद है। एक ऐसा समय जब खुद से खुद की मुलाकात होती है, और मुझे लगता है ऐसा कभी कभार ही हो पाता है। और देखिए, सबसे पहले रुनीत आर्या साहब का मैसेज आ गया है, इस्तकबाल उन्होंने कहा है, मोस्ट वेलकम कहा है। और मुझे लगता है कि ये हर उस कलाकार के लिए है जिसने अपना समय इस प्लेटफॉर्म को दिया है। और डॉक्टर साहब ने तो खैर सबको यहाँ बुलाने का काम किया ही है। यदि आप ना हो पीछे तो हम लोग जो है अपने अन्य कामों में ही लगे रहे, जैसे हम सब लगे रहते हैं। और आज आप चूंकि शैलेंद्र साहब को लेकर आए हैं, तो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, मैं उनसे रूबरू होना चाहता हूं, क्योंकि वो मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि वो मेरे मुरीद हैं, दुनिया उनकी मुरीद है। तो ऐसा पल जीना अपने आप में एक जिंदगी भर का एक कमाई कहा जा सकता है। जी, तो मैं आज गजल की एक शाम है और संस्मरण होगी। जी बताएं। जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए शैलेंद्र साहब को स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा। शैलेंद्र साहब कृपया आएं। जी जी शैलेंद्र बिल्कुल। शैल जी।
नमस्ते सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। सभी आपका इंतजार कर रहे हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं यारों पर। और आज की शाम की हम शुरुआत कर रहे हैं। कार्यक्रम है हमारा जगजीत की याद शैलेंद्र शैल के साथ। शैलेंद्र शैल एक ऐसा नाम जो कविता के क्षेत्र में, जैसे कि मैंने पहले बताया, काफी प्रसिद्ध हैं। एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कई उनकी किताबें आ चुकी हैं। इसके साथ ही जगजीत सिंह के एक कॉलेज फ्रेंड रहे हैं, बैचमेट रहे हैं, मित्र रहे हैं, जो कि उनकी एक और पहचान में एक नया नगीना पेश करता है, एक नगीने की तरह है। मैं शैलेंद्र सर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मुझे मेरी कोई गुस्ताखी हो तो माफ कीजिएगा। मैं शुरुआत से मैं मिलता था लोगों से, तो कोई जगजीत सिंह बोलता था, कोई जगजीत साहब बोलता था, कोई जगजीत जी बोलता था। यहाँ तक कि जगजीत सिंह साहब के जो फैन थे उसमें जय जगजीत हम बोलते थे, जय जगजीत। लेकिन जब मैं आपसे मिला तो आप पहले शख्स थे, उन्होंने बोला अच्छा वो जगजीत। तो जी उसमें ये अपनेपन की जो बात है, ये मुझे कहीं नहीं मिली। तो मैं आपके मुंह से बहुत सारी चीजें सुनने के लिए बेताब हो रहा हूँ, हमारे सारे दर्शक इस चीज के लिए बेताब हो रहे हैं। तो जगजीत साहब हमारे लिए और जगजीत आपके लिए। तो इस शाम का नाम भी हमने जगजीत की याद शैलेंद्र शैल के साथ। तो ये दोनों दोस्त रहे हैं और दोस्ती की ऐसी कुछ नई बातें हमें बताएंगे। जैसे कि मैंने बोला, आज के कार्यक्रम में हम श्री शैलेंद्र शैल जी के स्मृतियों के बायोस्कोप के जरिए हम पुरानी यादों में झांकेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो हमें एक पास्ट का एक ऐसा नजरिया हमें दिखाएंगे जो हमारे लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा होगा। राहुल जी। अरे आपने इतना कुछ कह दिया है, और शैलेंद्र सर के नाम में ही देखिए, वो नाम से ही शैलेंद्र है, वो पर्वतों के राजा हैं और पर्वतों पर वही विराजमान होता है जो दिल जीतने की कला रखता है। और जैसा कि मैंने कहा, पर्वतों का राजा हिमालय होता है, और वो ऐसा हिमालय आज हमारे साथ मौजूद है जिनके नाम में मैं ये शैलेंद्र का अर्थ मैं बता रहा हूँ। एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा इसका मायना है, क्योंकि वो जिस विधा से आते हैं, साहित्य के जिस क्षेत्र से वो आते हैं, उसमें वाकई ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा कहना चाहिए पूछ होती है, क्योंकि वो अपने जज्बात तो लिखते ही हैं, वो ऐसे जज्बात होते हैं जो लाखों करोड़ों के दिलों में जाकर बस जाते हैं। और आज हम सब वही सुनने के लिए बैठे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि जब मैं शैलेंद्र जी से मिला तब ऐसा पहली बार हुआ कि उन्होंने कहा अच्छा वो जगजीत। तो ये उस दौर का एक नाम है, एक काम है जो उन्होंने जिया है, हमें विरासत में उनसे आज मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे लिए वाकई वो दिन होगा जब हम अपने खजाने में कुछ छोड़ेंगे, हमारी ट्रेजरी बढ़ेगी, क्योंकि हमें ये सब चीजें विरासत में मिली, हम बहुत छोटे थे या हमारा वो दौर ही नहीं होगा। शैलेंद्र साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये मैं जरूर कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, ये मेरी स्मृतियों में है कि मुझे जिसने गजल का स्वाद चखाया वो जगजीत साहब थे। तो मुझे इसके आगे उनका शायद ऑडियो नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, शैलेंद्र जी का ना ऑडियो का एक बार चेक। हाँ मुझे लगता है सर, आप बोलिए एक बार, हम ऑडियो चेक करना चाहेंगे। हाँ बताइए। हाँ जी सुन पा रहे हैं। मैं इस शाम की शुरुआत में एक कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। कल रात अचानक एक पुरानी किताब, क्योंकि हम संस्मरण की बात कर रहे हैं आज यहाँ पे, तो मैं कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ। कल रात अचानक एक पुरानी किताब चुपचाप बुक रैक से उतरकर मेरे सामने आ खड़ी हुई, बोली मुझे पढ़ो। मैंने उसे ध्यान से देखा, कमर से कुछ कमजोर दिखी, कहा पढ़ तो चुका हूं तुम्हें कितने बरस पहले, मुझे फिर से पढ़ो। उसने कहा क्या होगा फिर से पढ़कर, तब तुम्हारी उम्र कच्ची थी, कई बातें ठीक से समझ नहीं आई होंगी। ये मेरी पंक्तियां नहीं है, ये शैलेंद्र शैल साहब की ही पंक्तियां हैं जो मैं उन्हीं के सामने पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की थोड़ी गुस्ताखी कर रहा हूँ। मैं धारणा जी से बोलूंगा कि शैलेंद्र शैल साहब का तारुफ कराएं और शुरुआत करें। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा था कि आज का दिन बहुत खास है और यहाँ आने वाला, हमारे साथ जुड़ने वाला हर कोई मेहमान बहुत ही खास है आज की इस शाम में। और हमारे साथ शैलेंद्र शैल जी जुड़ चुके हैं, बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ कवि हैं और यहाँ कवि और परफॉर्मर की हैसियत से जरूर आए हैं। साथ ही में आए हैं जगजीत सिंह जी के दोस्त हैं, जैसा कि डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि ये एक ही हमें मिले हैं जो जगजीत सिंह साहब को जगजीत बुलाया करते हैं।
तो दोस्तों, इनका कॉलेज में बीए में लोग साथ में पढ़ा करते थे। जालंधर पंजाब में बीए में साथ में पढ़ा करते थे। बहुत सारी डिबेट कॉम्पिटिशन्स, म्यूजिकल कॉम्पिटिशन्स में साथ में आना जाना हुआ करता था। और बहुत ही प्यारी सी एक दोस्ती है जो शेयर करते हैं। और शैलेंद्र शैल साहब, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही वरिष्ठ कवि और साहित्यकार हैं। 1984 में, मुझे लगता है हम में से कुछ लोग होंगे, हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो 1984 में आम आदमी के आसपास नाम की इनकी पहली किताब जो आई थी, जिसे कि हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया। तो ऐसी बहुत ही महान रचनाकार आज हमारे बीच में हैं। और मुझे लगता है हमारे प्लेटफॉर्म के लिए हमारी जो टीम है, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों, इसके लिए और कोई इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि आज माननीय शैलेंद्र शैल जी हमारे बीच में हैं, हमें कुछ अपनी रचनाएं पढ़कर सुनाने वाले हैं। और आज का दिन हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही ऐतिहासिक हो चुका है। ये आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज शैलेंद्र शैल साहब हमारे साथ आए। श्रीमान शैलेंद्र शैल जी की कई कविताएं अकादमी के कई संग्रहों में शामिल की गई, जैसे रसमभरा, कविता समय, एक कविता यात्रा और कविता के आर पार। इनका ताजा कविता संग्रह कविता में सब कुछ संभव, जिसके कि शीर्षक को पढ़ के ही एक नए कलाकार के अंदर, नए रचनाकार के अंदर, नए कविता कहने वालों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगती है। कविता में सब कुछ संभव, जो कि इनका था। साथ में संस्मरणों की दुनिया में इनका एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण स्मृतियों का बाइस्कोप, जो कि हम जिस बाइस्कोप के जरिए हम पुरानी स्मृतियों में आज झांकने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र शैल जी ने रूसी लेखक बोरिस पास्टरनाक और चिली के कवि निकानोर पारवा की कविताओं के अनुवाद किए हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी की आत्मकथा का अनुवाद संतूर मेरा जीवन संगीत शीर्षक से भी किया है। शैलेंद्र शैल जी भारतीय वायुसेना की प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक महत्वपूर्ण पदों पर काम करते रहे हैं तथा वायुसेना मुख्यालय से डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद शैल साहब ने कई साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़कर साहित्य का पूरा उन्होंने साहित्य की साधना की। वे स्पिक मैके, जो कि बड़ी ही फेमस, बड़ी ही प्रसिद्ध सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल अमंग यूथ के सीनियर एडवाइजर हैं और कई सालों से पोइट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स में सक्रिय हैं। आजकल शैलेंद्र साहब एयरफोर्स एसोसिएशन की पत्रिका ईगल्स आई के संपादक हैं। तो इस शाम के लिए मैं शैलेंद्र साहब आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस शाम का हम ऐसे संस्मरण की यादों को साथ लेकर के जाएंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमूल्य होंगे। राहुल जी। सर, अब इसमें मैं कुछ ज्यादा जोड़ने के लिए रह नहीं गया हूं, क्योंकि मैं सुनने के लिए बेताब हूं। और स्वागत करते हैं मैं बिल्कुल, अब समय की बहुत ज्यादा इस समय सीमाएं हैं और समय की एक मर्यादा है। एक बहुत अच्छा संदेश आया है शैलेंद्र सर के लिए, वो मैं बता देता हूं। ममता किरण मैडम ने एक भेजा है। शैलेंद्र जी नमस्कार, और उन्होंने मेरे लिए भी लिखा कि राहुल, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। वो आप खुद एक ऐसी हस्ताक्षर है जिनसे मिलकर अपने आप को कोई एक सौभाग्यशाली मानता है। मैं उनमें से एक हूँ। तो आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, यही बहुत है। और अब हम सब चाहेंगे कि शैलेंद्र सर जो है, बैठ के सुनता हूँ सर को फिर। हाँ बिल्कुल, मैं भी यहाँ पर सुनता हूँ सर। अब आप बैठ कर सुनना चाहेंगे जी, अब आपकी बारी है और हम लोग सुनना चाहते हैं। हेलो।
हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? तो क्या करें? हेलो हेलो हेलो। आपका ऑडियो तो प्रेजेंट हो रहा है, आपका वीडियो तो। हेलो। शैलेन सर, आपकी आवाज आ हाँ रही है पर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो मैं तो सामने ही हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार पंकज, एक बार फिर से सर को ड्रॉप करके फिर से ऐड कर दीजिए। हाँ, फिर से ऐड कर दीजिए सर को। हमें नेटवर्क हर दिन परेशान कर रहा है, बड़ा मुश्किल है। शैलेन सर, मुझे लगता है सर ने वीडियो ऑफ किया हुआ है, एक बार देखें प्लीज। अच्छा, क्यों हुआ फिर ऐसा? देखो, ये वीडियो तो ऑन है। प्रेस करूं? वीडियो चला गया सर का, एक मिनट। आप सभी से माफी चाहेंगे, सर के नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत है। उम्मीद करते हैं जल्दी ये पूरी होगी, आप सब लोग बने रहें। आपकी आवाज आ रही है सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो? मैं तो सुन पा रहा हूँ, लेकिन मेरी इमेज जी जी नहीं जी, आ रही है। आपकी आवाज आ रही है बट इमेज क्यों नहीं आ रही? कहीं आपने वीडियो पर वो तो नहीं कर दिया है, बंद तो नहीं कर दिया आपने वीडियो को? नहीं, वीडियो तो बंद नहीं किया। कर रहा हूँ जरा कुछ। अच्छा, पंकज एक बार फिर से और सर क्या को हो ड्रॉप सकता? करके फिर से ऐड बैक कीजिए। हाँ, फिर से ऐड कीजिए सर को। हाँ, अब हाँ, ठीक यस, है। वी आर डन, वी आर बैक, वी आर अब बैक, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ प्लीज, कोई अच्छा बात मुझे नहीं, ड्रॉप कीजिए, मुझे ड्रॉप कीजिए प्लीज। मैं आपको वो किताब दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें ये संस्मरण शामिल हैं। इसका नाम है संस्कृतियों का बाइस्कोप। तो ये संस्मरण 25-30 मिनट का होगा। फिर मैं जगजीत और उसकी गायकी के बारे में आप सबसे मित्रों से जो प्रश्न आपके आएंगे, जो आपके मन में आएंगे मेरे पढ़ने के बाद, तो वो आप बताइए, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और अगर समय हुआ तो एक दो प्रश्न मैं भी आप लोगों से करना चाहूंगा। तो मैं शुरुआत करता हूं। संस्मरण का शीर्षक है जगजीत सिंह की गायकी, धूप में चलते चलते घने पेड़ की छां। जगजीत और मैं डीएवी कॉलेज जलंधर में सहपाठी थे। वो श्री गंगानगर से आया था और मैं पिताजी के स्थानांतरण के कारण फरीदकोट से। शुरुआती के दिनों में हम दोनों ऐसे स्कूलों में पढ़ते थे जिन्हें हम तप्पड़ वाले स्कूल कहते हैं। बेंच केवल छठी क्लास के बाद ही मिलते थे। जगजीत हॉस्टल में रहता था और हम लोग आदर्श नगर में। जब मैं उससे मिला तो वो गाहे बगाहे कॉलेज के कार्यक्रमों में गाने लगा था। दिखने में वो अन्य सिख लड़कों की तरह साधारण सा था। हाँ, वो पगड़ी थोड़ा ढंग से पहनता था और घनी दाढ़ी कसकर बांधता था। शायद फिक्सो भी लगाता था। पढ़ाई में बस ठीक ठाक था। कक्षा में वो सदा पीछे ही बैठने की फिराक में रहता ताकि अध्यापक की नजर बचाकर भाग सके। कई बार मुझे या किसी और दोस्त को हाजिरी लगाने के लिए कह देता। कक्षा में आता ही न था। उसे तो बस पास भर होना था। पर मैं थोड़ा पढ़ाकू किस्म का था। उसके बातचीत करने के लहजे में कुछ था जो आपको
खींचता था। जगजीत को मैंने परत दर परत जाना। कॉलेज में चुनाव हो रहे थे। थर्ड ईयर के प्रतिनिधि को उपाध्यक्ष बनाया जाता था और एमए के प्रतिनिधि को अध्यक्ष। चुनाव के दिन जगजीत कमरे में बैठा रियाज करता रहा। वोट डालने आया ही नहीं। मैं एक वोट से चुनाव हार गया। मैंने अगले दिन उससे नाराजगी जाहिर की कि भाई तुम वोट लेने ही नहीं आए। उसने बड़े भोले अंदाज से कहा, माफ करना यार, मैं रियाज के चक्कर में भूल ही गया। बहरहाल मैं कॉलेज छात्र संघ का उपाध्यक्ष बनने से रह गया। एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। अब मैं पूरी एकाग्रता से पढ़ाई पर ध्यान दे सकता था। कहानीकार और संपादक और मेरे अग्रज रविंद्र कालिया कॉलेज के अध्यक्ष चुन लिए गए थे और ये शायद निर्विरोध चुन लिए गए थे। जगजीत का नाम जगमोहन रखा गया था, पर एक गुरुजी के कहने पर बदलकर जगजीत कर दिया गया। ये संगीत जगत का जीतने का पूर्वाभास हो सकता है। उसका बचपन अभाव में बीता। वे 7 भाई बहन थे और पिता छोटी सी नौकरी करते थे। घर में बिजली पानी की व्यवस्था भी न थी। पिता अमर सिंह ने उसकी संगीत प्रतिभा को पहचान लिया था और एक दृष्टिहीन गुरु पंडित छगनलाल शर्मा के पास भेजकर संगीत की शिक्षा दिलाना आरंभ कर दिया था। स्कूल के बाद वो 1-2 घंटे स्कूल संगीत सीखने जाता। हारमोनियम बजाना उसने 6ठी-7वीं में ही सीख लिया था। कई बार तो गुरपुरब पर उसने गुरुद्वारे में संगीत कीर्तन में भाग भी लिया। ओ दुनिया के रखवाले बैजू बावरा का रफीक द्वारा गाया हुआ गीत उसने अपनी पतली और कच्ची आवाज में गाया। वो काफी सराहा गया। फिर 5-6 साल उसने सेनिया घराने के उस्ताद जमाल खान से शास्त्रीय संगीत सीखा। डीएवी कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियों की बहुत प्रोत्साहन दिया जाता था। प्रिंसिपल सूरज भान थे और पीडी चौधरी, जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। जगजीत अपना कमरा बंद कर रियाज करता रहता। अन्य छात्रों के इतराज करने पर वो पीछे के जंगल में चला जाता। उस समय उसकी प्रतिभा को हम में से कोई नहीं पहचान पाया। धीरे धीरे वो एक अन्य छात्र पुरुषोत्तम के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा। वे पुरस्कार और ट्रॉफियां जीतकर लाने लगा। कई विश्वविद्यालय स्तरीय युवा महोत्सवों में उन्होंने जीत पाई। इधर नरेंद्र और मैं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीत रहे थे। अक्सर हम एक ही ट्रेन से सफर करते। कुली का पैसा बचाने के लिए अपना सामान खुद उठाते। उन दिनों जगजीत ने 1-2 गजलों का इतना रियाज कर लिया था कि वो नींद नींद में गाकर भी पुरस्कार जीत सकता था। उनमें से एक गजल थी अनवर मिर्जापुरी की, रुख से पर्दा हटा दे जरा साकिया कि अब रंग महफिल बदल जाएगा, जो है बेहोश वो होश में आएगा, गिरने वाला जो है वो संभल जाएगा। वो इसे कहीं बहुत गहराई से, पूरी मिठास और संजीदगी से गाता और दर्जनों पुरस्कार पाता। ये गजल उसने अपनी पहली एल्बम जो 1976 में आई, अनफॉरगेटेबल नाम से, उसमें शामिल नहीं की। वो बहुत वर्षों बाद 2004 की एल्बम मुंतजर में शामिल की गई। क्योंकि वो मेरा दोस्त और सहपाठी था, इसलिए मैं उसकी तारीफ में लंबे चौड़े कसीदे पढ़ूं, ये अपने आप से बेईमानी तो होगी ही, जगजीत की गायकी से भी नाइंसाफी होगी। ये संगीत की इतनी बुलंदियों को छू लेगा, इस बात का हमें
अंदाजा भी न था। अक्सर हम उसे तानसेन की औलाद या सहगल की आत्मा कहकर चिढ़ाते। वो हंसी हंसी में टाल जाता। दरअसल तब वो तलत महमूद की आवाज का दीवाना था। तलत मेरा भी चहेता गायक था। हम लोग बिनाता गीत माला या अन्य कार्यक्रमों में उसके गानों का इंतजार करते। हमारे पास न तो रिकॉर्ड प्लेयर था और न ही रिकॉर्ड खरीदने के लिए पैसे। 5 छोटे भाई बहनों के साथ एक छोटे से घर में रहते हुए मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। अतः मैंने बीए फाइनल की तैयारी के लिए प्रिंसिपल साहब से निवेदन कर हॉस्टल में 2 महीने के लिए एक कमरा ले लिया। कमरा मुझे जगजीत से 3 कमरे छोड़कर मिला। शाम को मैं यूं ही उसके कमरे में चला गया। एक दीवार पर तलत महमूद के पोस्टर चस्पा थे। थोड़ी देर बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और अलमारी से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और मेरी ओर बढ़ा दिया। मुझे हल्का सा झटका लगा, पर मैं जल्दी ही संभल गया। मैंने कहा, तुम पियो, मैं नहीं पीता। उसने इत्मीनान से सिगरेट सुलगाई और कश लगाने लगा। मुझे लगा वो अभी बेतहाशा खांसने लगेगा, पर उल्टा वो तलत महमूद का गीत ये हवा ये रात ये चांदनी गुनगुनाने लगा। सो तुम्हें भी तलत पसंद है? पसंद ही नहीं, वो मेरा आदर्श है। पता नहीं मैं कभी उस जैसा गा पाऊंगा या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास उस समय नहीं था। बाद में समय ने ही इसका उत्तर दिया। अंग्रेजी के दूसरे पर्चे के एक शाम को पहले मैं उससे फिर मिला। वो एक विशेष निबंध को रट्टा मार रहा था। मेरे पूछने पर उसने कहा कि भाई इसका रट्टा मार लो, ये कल जरूर आ रहा है। उसने एक कागज मेरी ओर बढ़ा दिया। वो पेपर की हाथ से लिखी कार्बन कॉपी थी। मार लो रट्टा, यही निबंध, यही पत्र और यही पैराग्राफ आएंगे। उसने ये भी बताया कि रेलवे फाटक पर कोई 20-20 रुपए में इसे बेच रहा है। मैं इसे हंसी में टाल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मारो सभी निबंधों को रट्टा। अगले दिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब हूबहू सारे के सारे प्रश्न वही आए। खैर, चूंकि मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, मेरा पेपर अच्छा हो गया। लेकिन हुआ ये कि कुछ दिनों बाद हमें वो पेपर दोबारा देना पड़ा। पेपर लीक हो गया था। बीए के बाद वो एमए करने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ हमारे प्रिंसिपल सूरज भान अब वाइस चांसलर नियुक्त हो गए थे। उन्होंने फीस, कमरा और खाना पीना मुफ्त कर दिया। मेरे पास एक स्कॉलरशिप था। मैं पंजाब चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ में आ गया। वो एमए छोड़कर बीच में ही कुछ समय इधर उधर भटकता रहा। आकाशवाणी पर 2-4 गायनों का अवसर भी मिला, पर 1965 में आंखों में ढेरे सपने सजाए वो पठानकोट एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना हो गया। वहाँ वो दिन भर काम के लिए भटकता और रात को शेरे पंजाब हॉस्टल के एक कमरे में लौट आता। वहाँ 4 लोहे की चारपाइयाँ और खटमलों से भरे गद्दे पड़े थे। रात को दूसरे 3 लोगों के खराटों से बेखबर, थका हारा वो गहरी नींद सो जाता। कुछ दिन बाद उसे लगा कि पगड़ी और दाढ़ी के कारण लोग उसे गंभीरता से गजल गायक नहीं समझते। अपने ईश्वर से क्षमा मांग और वाहेगुरु को याद कर
उसने अपने दाढ़ी केश कटवा दिए। शीशे में शक्ल देखकर उसे लगा कि अब ठीक है, वो असली मायने में गजल गायक लगता है। नाम बदलने के बारे में उसने सोचा जरूर, पर माँ बाप और गुरुजी के दिए हुए नाम को उसने रहने दिया। सोचा कि यदि उसे कुछ बनना है तो इसी नाम से बन जाएगा। अपने प्रमाण पत्रों की फाइल उठाकर अब वो आकाशवाणी, संगीत के डायरेक्टरों और रिकॉर्ड कंपनियों के चक्कर काटने लगा। गुजारे के लिए वो प्राइवेट पार्टियों और शादी ब्याह में गाने लगा। फिर दौर आया विज्ञापनों के जिंगल बनाने का। वर्ष 1967 में 1967 में उसकी मुलाकात आकाशवाणी के स्टूडियो में चित्रा दत्ता से हुई, जो तलाकशुदा थी और संघर्ष कर रही थी। उसके एक 6 साल की बेटी भी थी। धीरे धीरे यह मुलाकात कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही न चला। शायद संगीत ने ही उन्हें एक दूसरे के सूत्र में बांध दिया। वर्ष 1969 में उनका विवाह हो गया और 71 में उनका बेटा विवेक पैदा हुआ। तब तक गजल गायकी पर मुख्यतः मुस्लिम गायकों का दबदबा था। बेगम अख्तर, मेहदी हसन, तलत महमूद आदि। जगजीत और चित्रा ने मिलकर जिंगल बनाए और आकाशवाणी पर गाया भी। अब वे और जोश से रिकॉर्डिंग कंपनियों को चक्कर लगाने लगे। आखिर वर्ष 74 में HMV ने अनफॉरगेटेबल नाम से एक एल्बम निकाली, जिसमें 10 गीत थे, नज़म और गजलें थीं। 2 चित्रा और जगजीत ने इकट्ठे गाई थीं और 8 अलग अलग। इसमें कफील आज़र की नज्म बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी भी शामिल थी। इसका जोरदार स्वागत हुआ। ये उसने शमा पत्रिका से नोट की थी। इसमें हमारे जलंधर के दिनों के साझा दोस्त सुदर्शन फाकिर की 2 गजलें भी थीं। फिर तो हम एक के बाद एक वो कई एल्बम आई। उसके मुंबई चले जाने के बाद कारण एक तरह से हमारा संपर्क टूट सा गया। पर वर्ष 1980 में मैं दिल्ली में एयर हेडक्वार्टर्स में नियुक्त हो गया। एक सुबह समाचार पत्रों में पता चला कि जगजीत और चित्रा एनकोर नाम की एक कंपनी द्वारा संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मॉडर्न स्कूल बाराखंबा के शंकरलाल हॉल में अपना गायन प्रस्तुत करेंगे। नीचे एक फ़ोन नंबर भी दिया था। आयोजक से फ़ोन पर पूछने से पता चला कि वे अपने एक मित्र वेस्टर्न के राम बचानी के मेफेयर गार्डन्स बने हुए मकान पर रुकेंगे। मैं पास में ही सर्वोदय एनक्लेव में रहता था। शाम को 5 बजे के आसपास मैं उनसे मिलने चला गया। बहुत बड़े बंगले के बाहर एक खड़े गार्ड को मैंने अपना कार्ड दिया। उस पर मेरा सरकारी नाम था। शैल मैंने हाथ से लिख दिया। जगजीत ने मुझे भीतर बुला लिया तुरंत। चित्रा और जगजीत दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। चित्रा दीवान पर अधलेटी थी। दोनों थोड़ा थके हुए दिख रहे थे। वो शायद लुधियाना से आए थे। पास में ही उनका बेटा विवेक, जिसे वे प्यार से बाबू बुलाते थे, खेल रहा था। वो महज 9 बरस का था। जगजीत उठा और ठेठ पंजाबी स्टाइल में जफ्फी डालकर मिला। चित्रा से परिचय कराया। ये शैल है, BA में हम इकट्ठा पढ़ते थे। अरे हाँ, पढ़ता तो ये था। मैं तो कभी कभी हाजिरी पूरी करने के लिए क्लास में चला जाता था। चित्रा थोड़ी मुस्कुराई। जगजीत का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था। मैंने
उषा और दोनों बच्चों के बारे में बताया। कार्यक्रम के लिए डोनर कार्ड बांटे गए थे। उसने कहा कि मैं जरूर आऊं और देखूं कि इतने वर्षों के बाद वो किस मुकाम पर पहुंचा है। उसने अपने विजिटिंग कार्ड के नीचे ओब्लाइज्ड लिखकर 2 लंबे लंबे जे घटीट दिए। चित्रा एल्बम के कवर पर जितनी लंबी दिखती है उतनी है नहीं। वो बमुश्किल 5 फुट 2 इंच की रही होगी। उसकी मोटी मोटी आंखों ने मुझे प्रभावित किया। चूंकि उन्हें तैयार होना था, मैं कोल्ड ड्रिंक पीकर उठ खड़ा हुआ। मैं समय से पहले ही हॉल पहुंच गया ताकि उससे बात कर सकूं। कार्ड देखकर एक आयोजक ने मुझे स्टेज के पीछे भेज दिया। अब दोनों ताजा दम दिख रहे थे। जगजीत सफेद पैंट कमीज में था, कुर्ते में नहीं। गले में सफेद रंग का स्कार्फ झूल रहा था। कंधे पर शॉल था या नहीं, अब याद नहीं। चित्रा बढ़िया साड़ी में थी, जो ज्यादा चमकदार वाली न होती हुई भी सुंदर थी। उसने बालों का ऊंचा पफ बना रखा था। मोटी मोटी आंखों में काजल और आई शैडो लगाया था। अब वो इतनी छोटी नहीं दिख रही थी। कुछ समय बाद उस्ताद अमजद अली खां अपनी पत्नी शुभ लक्ष्मी के साथ आए। 35 वर्ष पहले वे हर समय कुर्ता नहीं पहनते थे, अतः उस दिन सूट और टाई में थे, और तब वे उस्ताद भी नहीं कहलाते थे। 10 मिनट बाद शैरोन प्रभाकर भी आ गई। वो लंबी काली ड्रेस में बहुत सुंदर और स्मार्ट दिख रही थी। जगजीत ने एक साजिंदा भेजकर हम सबको सबसे आगे की पंक्ति में बैठा दिया। पर उस्ताद ने थोड़ा उस्तादी दिखाते हुए मुझे और शैरन को 2 सिरों पर बैठा दिया। एक सिरे पर शैरन, फिर शुभ लक्ष्मी और उसके साथ अमजद, फिर मैं दरअसल शैरन के साथ बैठकर उससे बातें करना चाहता था। शास्त्रीय संगीत में उस समय मेरी इतनी रुचि न थी। मुझे तो एक सुंदर लड़की के साथ बैठने से उसने वंचित कर दिया। मैंने मन ही मन उस्ताद को बहुत कोसा। बाद में शैरन मुंबई पहुंचकर थिएटर और विज्ञापन जगत से जुड़े अलीक पदमजी से मिली। उसने उसे प्रसिद्ध संगीत नाटिका म्यूजिकल एविटा में अवसर दिया। कुछ दिनों बाद ही पता लगा कि उन दोनों का विवाह हो गया है। वो पदमसी की दूसरी या शायद तीसरी बीवी थी। अमजद अली तब इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे, हालांकि उनकी प्रतिभा की चर्चा हो रही थी। हॉल धीरे धीरे भरने लगा। पर्दा उठा और नमस्कार के बाद जगजीत ने अपनी पहली एल्बम अनफॉरगेटेबल से बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी से ही आगाज किया। वो शायद पहला गजल गायक था जिसने गिटार और वायलिन का सफल प्रयोग करने के अपने गायन में किया। 2-3 गजलों के बाद दर्शकों ने फरमाइश की चिट्ठियां भेजनी आरंभ कर दी। दोनों ने बारी बारी से और इकट्ठे 2 घंटे तक गायन किया, और अंतिम गजल के बाद सारा हॉल तालियों से गुंजायमान हो गया। मुझे लगा कि उसकी गायकी मखमल के एक थान की तरह खुलती है और वो धीरे धीरे उसे सहलाता चलता है। अगर हम इसे दूसरी तरह से कहें तो वो सिंगल मॉल्ट की तरह स्मूथ गले से उतरती है। आप कुछ पल के लिए अपनी जुबान पर घुमाते हुए आंखें मूंद कर उसका स्वाद लेते हैं, और फिर वो आपके सारे वजूद पर तारी हो जाती है। उसके बाद आप उसे देर तक हल्के मीठे सरूर में सुनते रहते हैं। ये उसकी आवाज का तिलिस्म था। फिर कई एल्बमों के बाद लता मंगेशकर के साथ सजदा आई। यह डबल एल्बम थी।
HMV की सबसे बिकने वाली एल्बम और गैर फिल्मी। अर्थ और साथ साथ फिल्में एल्बम तो थी जो सबसे ज्यादा बिकी, लेकिन वो फिल्मी एल्बम थी। 1988 में गुलजार ने टीवी सीरियल मिर्जा गालिब का संगीत निर्देशन और गायन जगजीत को सौंपा। गालिब की गजलों को सहगल, बेगम अख्तर, सुरैया और तलत आदि ने गाया है, पर जगजीत का अंदाज़े बयां ही कुछ और है। एक और किस्सा याद आ रहा है। ये शायद साल 1994 के आसपास की बात है। उसे अशोका होटल में अपनी प्रस्तुति देनी थी। आयोजकों ने यह बताने पर मना कर दिया कि वो कहाँ रहता है, कहाँ ठहरा है। मैंने सोचा कि चूंकि वह अशोक में ही गा रहा है, वहीं ठहरा होगा। होटल का फोन करने पर रिसेप्शन से उत्तर मिला कि हाँ, वो ठहरे तो उसी होटल में हैं, पर ना तो कमरा नंबर बताने का और ना ही फोन लगाने का हिदायत उन्होंने दी है। मुझे एक मित्र ने डोनर कार्ड दे दिया था। हॉल खचाखच भरा था, कुछ लोग खड़े भी थे। मैंने सोचा कार्यक्रम के बाद में मिल लूंगा, पर तब तक वो अपने प्रशंसकों, ऑटोग्राफ लेने वालों से इस बुरी तरह से घिर चुका था कि मिलना मुश्किल था। सुरक्षा कर्मियों ने बहुत मुश्किल से उसे हॉल से बाहर निकाला। मेरे मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। अब वो देश में गजल का एक बेताज बादशाह हो गया और गजल जगत पर पूरी तरह छा गया। पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह सदा अतिशयोक्ति में बात करते थे। उन्होंने अपने कॉलम में लिखा, जगजीत मेहंदी हसन से अच्छा गाता और दिलीप कुमार से अच्छा सुंदर दिखता है। ये मेहंदी हसन और दिलीप साहब के साथ ही नहीं, जगजीत के साथ भी नाइंसाफी थी। मेहंदी हसन का शास्त्रीय संगीत का आधार जगजीत से कहीं ज्यादा पुख्ता था। हाँ, वो छोटा मोटा अभिनेता बन सकता था अगर वो रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में अभिनय का प्रशिक्षण लेता, पर दिलीप तक पहुंचना किसके बस की बात है। वैसे भी जगजीत पर संगीत और गजल का जुनून तारी था। एक बात और, उसकी गजलें और नज़में बोल प्रधान हैं। उनमें शब्द, भाव और अर्थ महत्वपूर्ण हैं। उर्दू उच्चारण को भी उसने उस्तादों से सीखा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसे उर्दू नहीं आती थी, लिहाजा वो गजलों को देवनागरी लिपि में लिखता और बड़े ही परिश्रम से शब्दों के भाव और अर्थ तक पहुंचता, जिससे उसके गायन में एक अजीब सी रूहदारी पैदा होती थी। साल 1987 में उसकी डिजिटली रिकॉर्ड होने वाली पहली गजल एल्बम बियॉन्ड टाइम आई। उसने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को नई दिशा और संवेदना नाम की एल्बम में गाकर अमर कर दिया। क्या खोया क्या पाया कविता में उसने एक तरह से रूह फूंक दी थी। वर्ष 1990 में उसके इकलौते बेटे विवेक का दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में निधन हो गया। चित्रा और जगजीत दोनों शीशे की तरह टूट टूट कर चूर हो गए। जगजीत ने तो अपने आप को जल्दी ही संभाल लिया और उन टुकड़ों को अपनी जख्मी रूह से समेट लिया और फिर से अपने आप को संगीत की दुनिया में डुबो दिया। चित्रा जल्दी नहीं उभर पाई, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। पर जगजीत ने अपनी निजी त्रासदी को भुलाकर एक के बाद एक सफल कार्यक्रम दिए और कभी दर्शकों को मायूस नहीं किया। इस त्रासदी से कई वर्ष पहले एक बार मैंने हंसी हंसी में उससे यूं ही कह दिया, यार जगजीत, अपने गले का बीमा करा लो।
उसने कुछ देर सोचा और बड़ी संजीदगी से उत्तर दिया, भाई शैल, अगर मैं गा ही नहीं पाऊंगा तो बीमा किस काम का। मैं निरुत्तर होकर बस उसकी ओर देखता ही रह गया। सोचा, ये इंसान कहाँ से चला था और आज किस मुकाम पर पहुंच गया है। आज जब भी गज़ल का जिक्र आता है, बेगम अख्तर और तलत महमूद के बाद ये गीत का नाम ही जहन में उभरता है। विश्व के हर बड़े देश में उसके प्रशंसक थे। गज़ल के अतिरिक्त उसने भजन, गुरबाणी और सूफिया कलाम भी गाए। उसके गाए गायत्री मंत्र, हे राम, ओम, नमो शिवाय हर धार्मिक अनुष्ठान पर सुने जाते हैं। और फिर 10 अक्टूबर 2011 को टीवी पर यह समाचार आया, लगभग 50 वर्षों तक श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने वाले जगजीत सिंह नहीं रहे। अदम्य जिजीविषा का धनी पूरा एक सप्ताह एक मौत के फरिश्ते से जूझता रहा था। शायद उसकी अंतिम गजल थी, तुमसे बिछड़कर तुमको भुलाना मुमकिन है आसान नहीं, दीवाने दिल को समझाना मुमकिन है आसान नहीं। वर्ष 2012 में उसकी पहली पुण्यतिथि पर फिल्मों और संगीत की दुनिया के सभी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। गुलजार ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, जगजीत की आवाज में चैन है, सुकून है। हम धूप में चलते चलते एक घने पेड़ की छांव में आ जाते हैं। अनुपम खेर ने कहा, उनकी गायकी में एक मिठास है, वो आत्मा को छूती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, हम उनके शेर सुनते ही नहीं, देखते भी हैं, वे शब्द चित्र बनाते चलते हैं। ये बात दीगर है कि जगजीत को देश के सभी बड़े पुरस्कार, चाहे वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हो या फिर पद्म भूषण, प्राप्त हुए, पर वो मेरे लिए आज भी वही जगजीत है जिसके कमरे की दीवार पर तलत महमूद के पोस्टर चस्पा थे। धन्यवाद। अब मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर उनका कोई प्रश्न हो, इसको पढ़कर या वैसे ही इसको सुनने के बाद इससे उपजे हुए कोई प्रश्न, कुछ सवाल, या उनके मन में वैसे ही जगजीत के बारे में या उसकी गायकी के बारे में कुछ प्रश्न हो, तो वो अपने प्रश्न भेजें। नमीन मुझे पढ़ के बताएंगे और मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। नमीन। इसको पढ़कर या वैसे ही इसको सुनने के बाद। हेलो सर, बहुत बहुत सुंदर संस्मरण, बहुत भावपूर्ण, और आपने हम सबको पढ़ के सुनाया, बड़ा ही अच्छा लगा। आपका अंदाजे बयां और लिखने का अंदाज दोनों ही बड़े अच्छे हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि उनके जो भी सवाल हैं, जो आप सर से पूछना चाहते हैं, वो आप मैसेज बॉक्स में लिखें, मैं सर को पूछ लूंगा। सर जो भी सवाल आएंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जैनी शबनम जी का सवाल है, जगजीत जी क्या लिखते भी थे? जैनी शबनम। हाँ, यस। जैनी जी नमस्कार। ऐसा है कि वो नहीं लिखते थे, उनकी अपनी कोई गज़ल नहीं है। उनके दोस्तों की गज़लें हैं जिनमें जी सुदर्शन फाकिर शामिल हैं। गुलजार उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, शहरयार उनके दोस्त थे, और शाहिद कबीर की काफ़ी गज़लें उन्होंने गाई हैं। साथ साथ निदा फाजली की गज़लें बहुत अच्छी गाई हैं। तो उन्होंने खुद कभी कोई गज़ल लिखी हो ये मुझे नहीं मालूम था। जी सर, शाहिद कबीर साहब के बेटे समीर कबीर साहब हमारे साथ पिछली बार थे, आपने शायद प्रोग्राम में रहे हो। हाँ हाँ हाँ, और देखा। जी जी जी, एक अगला सवाल हमारे पास है, अलका उपाध्याय जी पूछ रही हैं, उनकी बेटी भी थी, उसका जिक्र दोबारा नहीं किया, उनकी बेटी का क्या हुआ?
अलका उपाध्याय की बात कर रहे जी, हैं? अलका उपाध्याय जी का सवाल है। उनकी हाँ, जगजीत साहब की बेटी भी थी, उसका जिक्र दोबारा नहीं किया, उनकी बेटी का क्या ऐसा हुआ? है, ऐसा है कि वो जगजीत से नहीं थी। वो जी जब उनकी शादी हुई तो चित्रा की बेटी थी पहले पति से, और वो जी शायद किसी देबू दत्ता से उसकी शादी हुई थी, चित्रा की। जी का तलाक हुआ, और उसके बाद जब जगजीत से शादी हुई तो उनकी बेटी, जिसका नाम मोनिका था, और एक चौधरी नाम के सज्जन से उनकी शादी हुई। और वो अपने समय में काफ़ी बड़ी अच्छी मॉडल थी। मुझे याद आ रहा है कि विनोद मेहता एक मैगजीन निकालते थे, डेबोनेयर। तो जी अभी भी याद है, उसके या तो अंतिम पेज पे या सेंटर स्प्रेड में उसकी फोटो थी, और वो बहुत अच्छी थी। उसके दो बेटे हुए, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली। जी, बड़ी दुखद घटना थी। हाँ सर, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। रुनीत आर्या साहब, जी, जो कि जगजीत साहब की गजलें गाते हैं, हाँ और हाँ, सुना मैंने, उसमें सुना मैंने। जी सर, जी आप थे उस समय। तो उन्होंने एक सवाल हाँ, किया कि जगजीत साहब का जनरल टेम्परामेंट कैसा था, कभी गुस्सा या नाराजगी? ऐसी ही चीज थी जगजीत जी में। नहीं, वो बड़ा, इसका उसका वो बड़ा 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 हंसमुख था, और वो ही हैड अ वेरी नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर, एज आई टोल्ड इन द मेमोयर, कि वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते थे। कई बार बाद में, जब मैं 94 95 में एक सीरी फोर्ट पे उनका वो सुनने गया, तो जी उसमें मैंने देखा कि वो अगर कोई साजिंदा, कोई म्यूजिशियन वो ठीक से नहीं बजा रहा है, तो उसको ऐसे घूर के देखते थे। उसी, हाँ, वो समझ लो वो गुस्सा ही तो है। जी घूरना, जी उस जी वक्त तो आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप जी 1000 दर्शकों के सामने बैठे हैं, 750 हजार दर्शकों के सामने बैठे। मुझे नहीं लगा, वो जितने साल मैं उनके साथ रहा, जी। और वो बहुत कम साल थे, 3 साल के करीब थे, तो उसमें मैंने उन्हें कभी गुस्सा होते नहीं देखा। अच्छा सवाल था रुनीत साहब, मुझे लगता है कि जवाब मिल गया होगा। एक और मैं सवाल ले रहा हूँ। ललिता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ललिता जी ने सवाल पूछा है, जी, जगजीत जी के बाद चित्रा जी ने कौन सी गजल गाई? हाँ, ये मुझे लगता तो नहीं कि सवाल कोई गाई। मैंने, जी। नहीं, गाई होंगी, जरूर गाई होंगी। अच्छा अच्छा मैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा। अलग से उनकी कोई एल्बम उसके बाद नहीं आई। नहीं, जहां तक और मेरा मानना है जी। हाँ, शायद नहीं नहीं ही गाई कोई गजल, हमने जी जी जी। नहीं गाई, हाँ, जहाँ तक मेरा एक ख्याल है। एल्बम जरूर आया था, मास्टर एंड हिज मैजिक, उसके एल्बम तो जरूर आया था जगजीत साहब का, जो कि जी, उनके पुराने गाए हुए गाने थे, गजलें थी अच्छा, पुरानी। और उसमें चित्रा जी ने कोई भी नया गाना नहीं गाया था, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से। किसी को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और हम्म। एक और विशन लाल जी का सवाल है, आपने हम्म। कभी उनके साथ कभी गाया या गुनगुनाया? सुर अरे में बिशन जी, सुर में सुर मिलाया? बिशन जी, नमस्कार। वो जब जिन दिनों वो गाते थे ना, रुख से पर्दा हटा दे जरा सा, कि अब रंग महफिल बदल जाएगा, जो है बेहोश वो होश में होश आएगा, में आएगा, है, वो गिरने वाला पीने जो है वाला वो, संभल जाएगा। गिरने वाला जो है वो संभल जाएगा। समझ ये जाएगा। हम हॉस्टल के दिनों में उसको उसके साथ गाते थे, बिकॉज वो एक वो थी गजल, और एक दूसरी गजल का मुझे अब नाम क्या, मतलब उसके वर्डिंग याद नहीं आ रही। यही गाते थे अक्सर, जी यही गाते थे, और हमेशा इनाम जीतते थे इसमें। जी। अ, हाँ, गीता शर्मा उन्होंने, जी ने बताया जी जी सर, बताएं, सॉरी। बोली 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 बोलिए आप बोलिए। बोलें सर, आप बोलें। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था बिशन लाल जी की बात से, कि हमने गाया है उनके साथ, जी 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 गुनगुनाया जी है। जी हाँ। जी। गीता शर्मा जी ने अभी हमें बताया कि चित्रा जी ने उसके बाद नहीं गाया है। हम्म। उषा रविचंद्रन जी जुड़ रही हैं हमारे साथ। उन्होंने एक सवाल पूछा है, शैल जी, आपको जगजीत साहब की कौन सी गजल सबसे पसंद है और क्यों? उषा जी, आपने तो मुझे बड़े उलझन में डाल दिया, ये क्योंकि हर बार ये उनकी सवाल आता है। बहुत सारी गजलें हैं। बल्कि मैं अगर कहूँ, गजल नहीं, एक नज़म मुझे बहुत पसंद है, और वो मेरे दोस्त या हमारे साझा दोस्त सुदर्शन फाकिर की है। वो है, कागज की कश्ती
और बारिश का पानी, वो बचपन की उसकी बात का एक पूरा पूरा नज़म है, वो गज़ल नहीं है। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो पुरानी बातें बचपन की हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। गीता शर्मा जी एक और सवाल पूछ रही हैं, शैल जी, वाज दिस इन जालंधर? हाँ, मुझे लगता है क्या? जालंधर। हाँ, हाँ, शैल जी, जलंधर। वाज दिस इन जालंधर? जी, मुझे लगता है जालंधर की बात है ये। ऑफ कोर्स, हाँ, वो और डीएवी कॉलेज जलंधर में हम पढ़ते थे उस वक्त इकट्ठा। जी जी, शैल साहब, वो सुदर्शन फाके साहब के साथ का जो एक जिक्र आपने कभी मेरे साथ किया था, बात हम कर रहे थे, हाँ एक बार हाँ हाँ, फिर मैं वो अगर बताता हूँ, बताएं मैं बताता हूँ, प्लीज। मैं प्लीज। बताता हूँ। जी जी जी। सुदर्शन फाकेर एक्चुअली हम लोग जो पढ़ते थे बीए में, तो वो ऑल इंडिया रेडियो जलंधर में स्क्रिप्ट राइटर थे और साथ साथ गज़लें भी बहुत अच्छी कहते थे। तो एक बार जी क्या हुआ कि हमारे उस शहर में बेगम अख्तर साहिबा आई जी और बहुत बड़ा कार्यक्रम अगले दिन होना था। तो उस दिन शाम को उसने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से उससे मिल ले। वो बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो कैसा होता है, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने जी स्टेशन डायरेक्टर, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर से कह के उनसे मुलाकात रखवाई। वो उससे मिले और डरते डरते अपनी ये गज़ल उनके हाथ में थमा दी कि बेगम साहिबा ज़रा इसे देखिए। उन्होंने एक नज़र दी, मारी ऐसे और साइड में रख दी। अच्छी है, ठीक है। अब बातचीत हुई, गज़ल उन्होंने दे दी और वो चले आए। अगले दिन शाम को जब नेहरू पार्क में बहुत बड़ा जमावड़ा था, 1000 लोग इकट्ठे थे, उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने ये कहा कि मैं आज की इस महफिल की आगाज़ एक ऐसे नौजवान शायर की गज़ल से करती हूँ जो आपके शहर का शायर है, गुमनाम शायर है। तो वो उन्होंने वहाँ पर उसको मतलब रात रात में उन्होंने उसको तैयार किया और उनको गाया भी। और उसकी अगर आप मैं चाहता हूँ कि मैं अगर आप कहें तो उसके 2 अशार मैं आपको पढ़ के सुना भी सकता हूँ। प्लीज प्लीज, कृपया सुनाएं सर। ये इस तरह से हैं। जी, कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल क्या तोड़ बात। दिया और कुछ तल्ख ये हालात ने दिल तोड़ दिया। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। और एक और शेर है, दिल तो रोता रहे और आंख से आंसू न बहें, दिल तो रोता रहे और आंख से आंसू न बहें, इश्क की ऐसी रवायात ने दिल तोड़ दिया। दिल तोड़ आई दिया। बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया, ये उनकी गजल थी। जी, और कोई सवाल है? नहीं तो मैं सवाल पूछता हूँ। 2 सवाल, एक, अगर 1-2 हाँ मिनट हैं तो। अच्छा, नहीं बहुत समय है सर, पूरा समय है, सभी लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर अगर गीता आप शर्मा सवाल जी। अगर है तो हाँ, जी, बताइए पूछ रही हैं, बताइए। गीता शर्मा जी ने पूछा है, कोई बहुत सी प्यारी याद शेयर कीजिए अपनी प्लीज। मुझे लगता है आपकी कोई फेवरेट याद पूछना चाहती हैं। मेरी फेवरेट याद जी, कोई बहुत ही प्यारी याद। मेरी प्यारी याद तो यही है कि मैं जब उसके कमरे में पहली बार, जब हॉस्टल में मैं भी रहने लगा गया और उसने दरवाज़ा बंद करके सिगरेट की डब्बी मेरी तरफ बढ़ाई, तो मैं हैरान हो गया। क्योंकि हालांकि उस वक्त उसने पगड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन दाढ़ी वाड़ी तो सब थी। और मैं थोड़ा सा झटका मुझे लगा और बल्कि एक पल के लिए मैंने सोचा कि चलो यार, आज मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ये भी एक याद है, ये एक याद है। जी जी जी, बहुत ही प्यारी याद सर। बहुत हम्म, सारे सवाल हैं, अगर मैं आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ूं और भी सवालों को। पढ़िए पढ़िए, अपने पास जी टाइम है तो जी जी, पढ़िए। हाँ, हाँ फिर मैं टाइम है सर। पूछूंगा। जी जी हाँ, जी, भूपिंदर सिंह जी का सवाल है कि सर, उनके एक भाई हैं जो शायद दिल्ली में रहते हैं, क्या वो भी गाते हैं और क्या आपको मिलते हैं क्या? नहीं, जहाँ तक मेरा करतार ख्याल है, करतार करतार सिंह जी सिंह की है, बात हो रही है। जी जी वो लुधियाना लुधियाना में है शायद। अब शायद जी दिल्ली जी में शिफ्ट करे हो। जब मैं उनसे मिला जी तो वो जी करतार सिंह साहब वहाँ थे। जिस जी दिन वो
80 में जब वो आए थे, दिल्ली आए थे, तो जिस दिन मैं उनसे मिला था दिल्ली में, उस दिन वो भी साथ में लुधियाना से आए थे। शायद वो टैक्सी करके लुधियाना से आए। जी जी भूपेंद्र जी, करतार सिंह जी गाते हैं और अभी भी गाते हैं, मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से। उषा रविचंद्रन जी ने फिर से पूछा है कि एनी फॉरगेटेबल मेमोरी विद द सिंगर, जिसे आप भुलाना चाहें, कोई ऐसी याद जिसे आप भुलाना चाहें। तो मुझे लगता है कि वो तो उनका जाना ही, और उनको जब ये ही हैड अ ब्रेन हैमरेज, आई थिंक लास्ट टाइम उन्होंने किया था कॉन्सर्ट देहरादून में, तो वहीं कुछ उनको प्रॉब्लम हुई तो फटाफट उनको बॉम्बे ले गए। और वो जब वहाँ पहुंचे और मुझे बड़ा धक्का लगा, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन वो खींच ले गए, लेकिन 8वें दिन वो नहीं रहे। तो ये बहुत ही मैं भूलना चाहूंगा उस दिन को। गीता शर्मा जी ने फिर से एक सवाल किया है कि डिड ही एवर रिग्रेट कटिंग हिज हेयर, कभी बाल काटने का उन्हें ऐसा हुआ कि बाद में कभी सोचा कि बुरा हुआ? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। ऐसा इसलिए नहीं सोचा कि एक तो उन्हें लगा कि अब मैं गजल गायक लगता हूँ। वो कई बार कहता था, यार एक सरदार आदमी क्या गजल गाएगा, है ना। तो वो मुझे नहीं लगा उन्होंने कभी इसका रिग्रेट किया हो। और उसके पेरेंट्स भी, उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें कबूल किया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये तुम्हारा पेशा है और उसके लिए तुम्हें अगर ये करना है तो कोई बात नहीं है। उसकी एक मुंह बोली बहन थी, वो बॉम्बे में ही रहती थी। तो जिस दिन उन्होंने अपने केस कटवाए, गाड़ी केस कटवाए, तो उनके घर में वो लड्डू का डिब्बा लेके पहुंच गए। तो पहले तो दरवाजा खोला तो वो कुछ गीता शर्मा या उनका गीता या कैसे कुछ नाम था उनका भी। तो उन्होंने देखा, हाँ भाई क्या बात है, कौन हो? तो उन्होंने कहा पहचाने नहीं बहन जी, तो मैं जगजीत, मैं छोड़ा जगजीत। वो जगजीत वो एक ही गीता। कुछ नहीं बहन जी, मुन्नन करा के आ गए हैं, ये उन्होंने बोला। तो बड़ी प्यारी याद है। मैं और भी सवाल ले रहा हूँ सर, आपकी इजाजत हो तो। अलका उपाध्याय जी ने पूछा है कि सर जब जगजीत सर बड़े मुकाम पर पहुंच गए तो उनको कभी गुरूर हुआ इस बात का, या बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ थे? हुआ ये कि जैसा अक्सर होता है, गरूर तो जाहिर है कि थोड़ा बहुत था, और दोस्तों से मिलना जुलना भी खत्म ही हो गया था। और ऐसे ऐसे जो प्रोफेशन है जिसमें उनको हर तीसरे दिन या तो हिंदुस्तान में या बाहर विदेशों में जाके गायन देना हो, अपना प्रस्तुति देनी हो, तो उसमें दोस्त लोग पीछे छूट जाते हैं। और बाद में से समझ लीजिए 94 के बाद तो मेरे साथ भी संपर्क लगभग टूट गया। लेकिन वो गरूर की वजह से नहीं था, वो उनके व्यस्तता की वजह से था। अगर वो, मुझे पता है कि अगर वो मिलता तो फिर भी वो जफ्फी डालकर ही मिलता। जी 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 जी। रुनीत आर्य साहब ने सवाल किया है कि जगजीत साहब से 2006 से 11 तक वो मिले हैं, बट जो जगजीत साहब का जो घोड़ों के लिए जो प्यार था, हॉर्स रेसिंग में बड़े इंटरेस्ट लेते थे, तो वो कब से हुआ और कैसे हुआ? बेसिकली सर मैंने कल, मुझे प्रबोध गोडीवाला हैं जो जगजीत सिंह के फोटोग्राफर हैं, उन्होंने मुझे एक किताब लिखी है उन्होंने भी, तो उन्होंने वो मुझे कल भेजी थी। तो उन्होंने भी उसमें उसका बड़ा खूबसूरत सा जिक्र किया है कि हॉर्स रेसिंग के समय जगजीत साहब एकदम दीवाने हो जाते थे और वो देखने लायक थी। तो वो सवाल ही यहाँ पर आया है, तो आप बताएं सर कि पहले भी था या फिर वो बाद में? नहीं, ये बाद में हुआ, बहुत बाद में हुआ। अच्छा अच्छा। जब वो मेरे ख्याल में जब काफी पैसे वैसे आ गए तो उन्होंने पूना में 2-3 घोड़े खरीद लिए। अच्छा। और हाँ, घोड़े खरीद लिए, और जब भी रेस होती थी वो जाते थे। तो वो कोई जीतने के चक्कर में नहीं थे। और एक बार कहीं भी है, उन्होंने लिखा है कहीं क्या कि वो एक बार उनका घोड़ा बड़े फ्लूक से, कहते हैं फ्लूक से जीत गया। और कहते मैं उसी वक्त गश खा के गिर गया। उनको पैशन था, घोड़ों का पैशन था। हाँ जी, मैंने सुना है ये। ममता किरण जी पूछ रही हैं, मैडम पूछ रही हैं, जगजीत जी के परिवार में क्या और भी कोई गाता है? तो करतार सिंह का नाम ना आप, भाई, छोटे भाई, उनके भाई साहब हैं, गाते हैं।
RM तिवारी साहब पूछ रहे हैं, गालिब की गजलों में उनकी पसंदीदा गजल कौन सी थी? तिवारी जी पूछ रहे हैं, गालिब RM की तिवारी। गजलों में मेरे ख्याल में उन्होंने जो फिल्म बनी थी जी, वही है ना, तो हजारों ख्वाहिश। यस आई थिंक सो, हजारों ख्वाहिशें। मुझे भी जहां तक आ रहा है अंदाज, हाँ हाँ, यही 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 गजल थी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम हाँ निकले, शायद मुझे भी हाँ यही लग रहा है। हाँ हाँ, तिवारी जी ममता की। नमस्कार। तिवारी जी को जवाब मिल गया है। जो भी हाँ आपके सवाल हैं वो आप पूछें। अलका उपाध्याय जी का फिर से सवाल है, सर जगजीत सर जी के जाने के बाद क्या आप अभी भी चित्रा जी से टच में हैं? ये बहुत ही मार्मिक सा सवाल है। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं उनके 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 निधन के बाद एक बार बम्बई गया था, और ये 2011 में वो हैं, 2012 में गुजरे हैं। मैं 2012 में गया था, तो मैं सोच रहा था कि मिलूं या ना मिलूं, क्योंकि बड़ी मेरा उनसे कश्मकश। उनसे मिलना बड़ा अजब अजब था। तो फाइनली मैंने इरादा बदल दिया, मैं नहीं मिला उनसे उसके बाद। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, बड़ा मार्मिक सा सवाल है, बड़ा मुश्किल हाँ घड़ियां हाँ, होती हैं ये कि क्या किया बहुत जाए ऐसे मुश्किल। समय में। हाँ हाँ हाँ। मनिक त्रिवेदी जी एक सवाल पूछ रहे हैं, सर जी, डिड ही एवर कंसल्ट यू ऑन कंपोजिशन ऑफ हिज गजल्स और आस्क योर फीडबैक? क्या उन्होंने कभी कंपोजिशन के बारे में पूछा? ये पता नहीं कैसा सवाल है। अच्छा, फीडबैक के सैमी, बारे में मान सकता हूँ। सैमी, वो मेरे बारे मुझसे नहीं पूछते थे। वो शुरू शुरू में जब हम लोग कॉलेज में थे, तो वो ये कहता था, यार कोई अच्छी गजल कोई लाओ, ये दो गजलें मेरे पास हैं, रुख से पर्दा हटा दे और एक कुछ और, वो कुछ बताओ। तो मैंने कहा भाई देखो मेरे पास क्या है, मैं गजल लिखता नहीं। उस वक्त मैंने जी कविताएं तो कर दी थी, लेकिन गजल मैंने कभी नहीं लिखी। और वो जी फिर मैंने यही कहा भी सुदर्शन फाकिर से बात करो इस बारे में, वही जी। लिखते हैं, वही बताएंगे। ये सर सुदर्शन फाकिर साहब के बारे में मैं सुनता था कि उनकी कई सारी गजल जगजीत साहब ने गाई, लेकिन उस समय फाकिर साहब की किताब नहीं आ पाई थी, वो शायद उनके जाने के बाद ही आ पाई, शायद ये सच है। सही बात है, ये सही बात है। ये उनकी किताब उनके रहते हुए नहीं आ पाई, ये भी बहुत ही दुख की कितना बात दुखद है। है ये। जी जी जी, बहुत, मुझे लगा कि शायद ये गलत होगा, पर मैंने कई लोगों नहीं ये से, मैं सही है, आपसे भी ये कंफर्म कर रहा सही हूँ है। एक बार। मैं बता रहा हूँ कि जब उनका निधन हुआ और जलंधर में एक शोक सभा हुई, तो एक जी। वहाँ के बड़े आदमी थे, और उन्होंने उठ के कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आइए तो मैं इनको छपवाऊंगा। हाँ, लेकिन वो क्योंकि सिर्फ वो सब उस महफिल में, उस शोक सभा में बैठे हुए लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ही उन्होंने शायद कहा, और लेकिन उन्होंने कभी छपवाई नहीं। वो उनके निधन के 11 साल बाद आई, और उसका नाम है कागज की कश्ती। कागज की कश्ती। जी, जबकि उनकी गजलों को कई गजल गायकों द्वारा गाया गया था, हाँ लेकिन हाँ, बहुत बहुत दुखद ज्यादा रूप से किसी ने भी, मुझे नहीं लगता कि नहीं गाया। जैनी शबनम शबनम जी का सवाल है, आप अपनी रचनाएं उन्हें कभी सुनाई थे? मुझे लगता है कि ये तो सुनाए ही होंगे, जहां तक अंदाजा है मेरा। ये मौका सिर्फ उसी वक्त मिलता था, क्योंकि वो कहता था मेरा गाना सुनो, तो मैं कहता अच्छा। था चलो कविता सुनो। और इसके लिए कॉलेज में तो यही है कि कैंटीन में जाओ और एक एक समोसा खिलाओ, तब तो वो मेरी जी कविता सुनता था। और तब मैं कहता जी था ठीक है, हैं। वो कहता यार कमरे में आ जाना, हारमोनियम पे अच्छा लगेगा, यहाँ क्या सुनाऊं जी तुमको। तो जी एक और बड़ा मुझे मजेदार किस्सा भी याद आ रहा है हारमोनियम से। जी हमारे कॉलेज का एक कन्वोकेशन हुआ 61 में, जिसमें उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। तो हम लोगों ने काफी इनाम जीते थे, जगजीत ने जीते थे, एक ही साल में उन्होंने 9 ट्रॉफी जीती, मैंने और मेरे साथी ने 13 ट्रॉफी जीती। तो मैं फोटो उस देखा। वक्त फोटो अगर आ सके, मैंने आपको भेजी थी। तो जी वो जी जी। उसमें वो हर ट्रॉफी लाने के वक्त वो हमको 20 रुपए प्रिंसिपल अप्रूव कर देते थे। और अच्छा। वो इस रूप में होते थे कि भाई आप इसको, आप कैश नहीं मिलेगा, आप जब एनुअल फंक्शन होगा उसमें आप किताबें खरीद के या अपनी मर्जी का कोई भी कोई चीज खरीद के आप ले लो। अच्छा, तो मैंने तो रिडीम का कंसेप्ट था पहले भी। मैं तो किताबों की दुकान पे गया, उनकी तो वहाँ मतलब हमारे कॉलेज की लाइब्रेरियन का खाता चलता था। तो मैं अपने हिसाब से 10-11, हाँ नजर आ रहा है। ये जी पीछे जी जी राइट स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में जगजीत है, लेफ्ट हैंड साइड में जी जोगिंदर
तबला बजाते थे, और बीच में पुरुषोत्तम है जो क्लासिकल गाता था, और प्रिंसिपल अच्छा, ये साहब ट्रॉफी हमारे, मैंने गिनी नहीं। ये 9 हैं, आप मेरे भी गिनिए, अच्छा, आप एक दिखा मिनट में सकते आपको दिखाता हूँ जी, हैं। प्लीज प्लीज। हाँ, इसमें 13 होंगी, और इसमें जी चूंकि जी जगह नहीं थी खड़े होने की, उनको उन्होंने फोटोग्राफर ने कहा साहब कुर्सियां लगा दें आपके साथ, तो अच्छा प्रिंसिपल के साथ कुर्सी लगाना भाई, दो दो 18 साल 19 साल के लड़के का। तो बाएं जी हाथ जी, मैं बैठा हूँ, और राइट आप हैंड इस पे तरफ बैठे मतलब हुए हैं। मेरी, मैं लेफ्ट पे हूँ, मैं अच्छा, जो देख रहा हूँ। हाँ, और नहीं नहीं, मैं और दिखाता दूसरी, हूँ सबको। ये हैं हाँ आप, ये हैं आप हाँ, शायद। मैं ये हूँ, और जी दूसरा जी राइट साइड पे एक मेरा दोस्त है, दोस्त था, नरेंद्र वर्मा। जी। तो कभी जीत जाता था, कभी मैं, लेकिन हम ट्रॉफी ले आते थे किसी ना किसी तरह से। एक तो ये ये आपका किस्सा। एक दूसरा फोटो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उसी ये उसी शैलेंद्र समय। सर साहब की, हाँ जी जी। और हम्म। ये ये जगजीत साहब की फोटो जो बहुत लोगों ने शायद ना देखी हो। ये उस वक्त के जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक जर्नल होता था, जो जी सालाना जर्नल होता था, उसमें बड़े बड़े कॉलेजेस के अच्छे अच्छे जो काम करते थे लोग, जितनी ट्रॉफीज लेके आते थे, उनके तस्वीरें छपती थी। तो ये जी 61 के पंजाब यूनिवर्सिटी के जर्नल में ये हमारी तस्वीरें, और अलग अलग तस्वीरें भी, और ट्रॉफी वाली तस्वीरें भी छपी थी। तो ये है। जी। अच्छा, वो किस्सा बीच में रह गया, तो हाँ मैंने तो प्लीज प्लीज, किताबें ले ली, सॉरी। हाँ मैं किताबें ले ली। जी तो जगजीत ने कहा क्या करूं, किराया तो किताब तो मैं पढ़ता नहीं, किताब तो मैं पढ़ता नहीं है, मैंने तो जी कोर्स की किताबें मुश्किल से पढ़ी, तो क्या जी करें क्या करें। यार एक काम करता हूँ, मेरे पास जी। हारमोनियम तो है, तानपुरा ले लेता हूँ। मैंने कहा यार तानपुरा ले रहे हो, मर्जी है तुम्हारी, वो प्रेसिडेंट आ रहा है और वो इनाम दे रहा है, अब देखो तुम्हारी मर्जी है। तो उसने, हमारा जो इंचार्ज थे प्रोफेसर पीडी चौधरी, उनसे बात की। उन्होंने कहा काका ठीक है, जो लेना ले आ, कोई नहीं, ये तेरे पता नहीं 150 रुपया या बढ़ रहा है, ले आ, जी ज्यादा ज्यादा दा है तो तू अपने पैसे पा दे बिचो। ही केम टू दिल्ली, दिल्ली में आके उन्होंने एक तानपुरा खरीदा, और कॉलेज वालों को दे दिया, क्योंकि वो सारे प्राइजेस एक टेबल पे रखे जाते थे। और मैं गया तो मुझे तो किताबें मिल गई, और वो आए तो वो पीछे कोई बंदा खड़ा है, एक लेक्चरर, वो तानपुरा लेके खड़ा है। राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद साहब ने ऐसे देखा और वो प्रिंसिपल साहब ने हाथ लगा के, वो अब तो हाथ लगा दिया, उठा तो सकते नहीं थे वो, और जगजीत को भेज दिया। और उन दिनों उस वक्त हमको ये इंस्ट्रक्शंस थी कि सफेद कपड़ों में आए, सफेद कमीज और सफेद पैंट में आए। जी। अब अगर आप सवाल और करें तो करें, नहीं तो मैं एक सर सवाल जरूर करूं। अच्छा, पहले आप सवाल कर लीजिए, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। कि मेरा सवाल ये है कि आप जी। में से कोई बताएं कि उनकी ऐसी कोई एल्बम, कोई ऐसी पेशकश जिससे उनको सबसे ज्यादा रॉयल्टी मिली, और जिससे जिसकी सबसे ज्यादा बिक्री हुई, वो कौन सी पेशकश है। चलिए, मुझे लगता है ये लोग जब तक कमेंट में लिखेंगे। सोचो सोचो, हाँ कमेंट पे लिखो। जी और जी ये जी, उससे पहले मैं तब तक एक दो चीजें पढ़ दूं सर आपके लिए। पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए। अलका उपाध्याय जी लिख रही हैं, आई एम ए बिग फैन ऑफ जगजीत सर, बट उनसे कभी मिल नहीं पाए, बट आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि स्पिक मैके के कभी कभी प्रोग्राम में, कभी लाइव प्रोग्राम होगा तो हम लाइव भी होगा, रूबरू होंगे और आप भी। जी, देंगे। और मतलब जरूर यह है कि मिलेंगे। ये वर्चुअल मुलाकात तो आज हो ही गई है। जी और जी अगर जी जी सर। actually मिलना चाहते हैं तो वो तो लॉकडाउन जब खत्म होगा उसके हाँ बाद ही जी 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 फिर जी। हम बैठ के। जी। हाँ साधना वर्मा जी का एक सवाल सवाल नहीं, ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हम्म। एक बार कुछ गाकर सुनाएं जगजीत साहब का, तो आपको भाई मुझे मेरी लगता है मेरी तो गाना आवाज, चाहिए। मेरी आवाज तो इतनी भद्दी है मैं कोशिश क्या कोशिश गाऊंगा। कीजिए सर, प्लीज प्लीज। मैं वही वही मैं गा कोई भी देता दो हूँ जो, दो दो पंक्तियां, कोई भी। गा देता हूँ जो वो अक्सर गाते थे। मुझे लगता है मुझे पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो गला खराब हो रहा है। हाँ जी सर, सुनो। मुझे हाँ, तो लगता है ये उनका नेटवर्क जो, जिसके फिर ऊपर, से दिक्कत कर रहा है नेटवर्क। हाँ तो फिर सवाल खत्म करे या गाना खत्म करे, सवाल पे आ जाओ, या मेरे सवाल के जवाब आए कोई। नहीं नहीं सर, एक बार मैं आप आपका साधना जी नमस्कार, मैं आपका ये कोई क्या कहते हैं गाना फरमाइश पूरी नहीं करते आ नहीं, मैं पाया। वही वही एक गजल है जो हमें आती है। हाँ जी, तो वो ये कहते थे, इस तरह से गुनगुनाते थे, वो गाते थे
रुख से पर्दा हटा दे जरा सा किया कि अब रंग महफिल बदल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे जरा सा किया कि अब रंग महफिल बदल जाएगा। जो है बेहोश वो होश में आएगा। जो है बेहोश वो होश में आएगा। गिरने वाला जो है वो संभल जाएगा। रुख से पर्दा। ये तो बहुत रूदारी से बड़े, उसको तो बस ऐसे ही इसने महारत हासिल थी, इतना रियाज था कि बस वो नींद नींद में इसको गा सकता था। हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है हमारी और आपकी नहीं, तरफ से। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन सकता हूँ। आई कैन हियर, आई एम हियरिंग यू। अच्छा अच्छा आप अच्छा। सवाल जी, कुछ पूछिए। सवाल मुझसे, अच्छा हाँ, कुछ जवाब आए हैं। कागज की कश्ती इस एल्बम से अच्छा। उन्हें मिला, या फिर हम्म माँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, बाकी आप हम्म बताएंगे। अनफॉरगेटेबल्स, मुझे नहीं लगता। नहीं, ये मैं किसी 3 गजल जवाब की या है। किसी जैसे ये गजल या उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब और अब तो एल्बम की बात नेटवर्क नहीं की कर रहा। समस्या कोई गजल के भी साथ हो बने सकती है। रहे हैं, हाँ बड़ा सुन हाँ, कर। बता दूं फिर मैं, वो तो सब हाँ, मैं बताऊं क्या? उधर से नहीं आ रहा। पंकज, आप कमेंट से लाइव करते रहिए। हाँ, अभी मैं सुन सकता हाँ हूँ। ना, सुन सकता हूँ। तो इनमें तिवारी से जी तो ने, कोई नहीं लगता। मरासिम, तिवारी तिवारी जी साहब ने बोल रहे हैं, तो मरासिम। मरासिम है। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने ये कहा था कि कौन सी ऐसी पेशकश है। मैंने ये नहीं कहा कि गजल हो या कोई नज़में हो या कुछ हो। उनके सबसे बिकने वाली, सबसे ज्यादा रॉयल्टी मिलने वाला उनका भजन है, हे राम। मुझे, हाँ, हे राम राम, जी, हे राम वो सबसे हर ज्यादा रहा। एक सब, धार्मिक जी अनुष्ठान में गाया जाता है, और तो नहीं तो कम से कम बजाया जाता है। हे राम से सबसे जी ज्यादा रॉयल्टी उनको मिली, ये उन्होंने मुझे खुद बताया। जी, कमर्शियल सक्सेस मुझे लगता है हीराम एल्बम से ही सबसे ज्यादा मिली थी जगीर साहब को। हाँ। सर, कई सारे और हम्म। सवाल हैं, अगर आप इजाजत दें तो एक दो हाँ सवाल और हाँ, ले लूं। मैं तो आराम से बैठा हूँ, मुझे क्या है, पूछते अच्छा जाइए। फिर अच्छा, मैं नहीं अंत आप में, थके नहीं तो। नहीं नहीं, मैं थका नहीं, मैं एक और सवाल पूछने वाला हूँ। ये पूछे तो मैं पूछने वाला हूँ। अच्छा, पहले आप सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं इनके सवाल ले लूंगा। बहुत सारे सवाल हैं छोटे छोटे से। अच्छा 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 अच्छा। वो ये सवाल है कि एक बहुत ही मशहूर उनका एक गजल हुई, और वो थी आज की अ, जीत की याद नहीं, चैलेंज से आपके वाली बताइए नहीं, बताइए। वो मैं अलग बात कर रहा हूँ। वो जी जी जी। चिट्ठी ना कोई संदेश, जी चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए, ये गजल जी। है। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका लेखक कौन है और इसका संगीतकार कौन है। अगर आप कोई बता सके तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, नहीं तो मैं बताऊं हाँ भाई। बताएं, आप सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। और जो सर का सवाल है कि अ, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, बहुत ही खूबसूरत सी नज्म है। इसके बहुत संगीतकार खूबसूरत। कौन है और इसके लेखक कौन है? कवि सर, कौन उससे है? पहले कन्हैया हाँ, लाल जी का सवाल। एक सवाल था। हाँ जी, हाँ जी। कन्हैया लाल जी का एक सवाल था कि जगदीश साहब ने देशभक्ति की कौन सी गजल गाई है? इसका देशभक्ति जवाब की मुझे तो देखिए, नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, वो जी, जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सारी देशभक्ति से भरी हाँ, हुई, जी 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 जी, संवेदना एल्बम में। पूरी की पूरी एल्बम वो देशभक्ति टाइप है। हाँ, राइट राइट राइट। जी 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 जी। तो पूरा एल्बम संवेदना पूरा हाँ, इसमें है। सब। नई दिशाएं भी दो हैं, नई दिशाएं, नई दिशाएं, नई और दिशाएं, जी 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 दो जी। हैं। तो हम्म, दोनों ही देशभक्ति के ऊपर हैं। हम्म, अलका उपाध्याय जी ने लिखा है कि वो इन्होंने अपने बेटे के लिए गाया था। बिल्कुल ऐसा मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि उनके बेटे के लिए गाया था चिट्ठी न कोई संदेश। उसका जवाब सब लोग दें, कोई जवाब नहीं दे रहा। तो हम्म, बीच में एक कमेंट आया था, मैंने मिस किया है। बम्बी अंकल जी हैं वहां पे, हम्म, बम्बी अंकल हैं वहां पे। वो बोल रहे हैं कि जगदीश साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। तो हाँ। आप शायद जानते हो उन्हें, तो उन्होंने मैसेज किया था, मैंने मिस किया। पंकज जी, प्लीज कमेंट्स को लाइव कर दें जो मैंने मिस किए हो और जो सवाल हो।
एक बार प्लीज वो करें, फ्लैश करें वहां पे। सर मुझे लगता नहीं कि कोई ये जवाब आएगा चिट्ठी न कोई संदेश चलो मैं वाला। दे देता हूँ। जी आप बताएं, मैं प्लीज जवाब आप देता बताएं। हूँ। ऐसा है जी कि ये एक फिल्मी गीत, फिल्मी गजल है। और पहले जी मैं शायर का नाम बताऊंगा, फिर उसका म्यूजिक डायरेक्टर का, फिर फिल्म का नाम, या फिर अगर कोई बता सके तो फिर फिल्म का नाम, तो आसान होना चाहिए ना। तो मोहित ये, वशिष्ठ, हाँ मोहित हाँ, वशिष्ठ जी क्या का कह रहे हैं? जवाब आया है, आनंद क्या? बख्शी जी ने लिखी है। ये ठीक है, आनंद बख्शी जी ने लिखी है, लेकिन म्यूजिक जी डायरेक्टर कौन था? मोहित, अच्छा, यू आर म्यूजिक राइट, डायरेक्टर बताएं मोहित पार्टली। जी। मोहित जी म्यूजिक डायरेक्टर भी बताना पड़ेगा, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। 50। उर्वी जी भी बदले, अब कई, अब तो सबने कॉपी कर लिया आंसर। नहीं नहीं, 50% तो 50% सही है। जी 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 ये आनंद आनंद बख्शी का ही जी लिखा जी हुआ जी। है। और राधा फिल्म राकेश जी थी, बोल रहे हैं दुश्मन मूवी, दुश्मन मूवी। ये सही है। जी जी जी, राधा राकेश जी, आप आपको भी आधे मार्क्स मिलेंगे। अब बताइए कि बहुत ही सुंदर। म्यूजिक डायरेक्टर कौन था इस फिल्म म्यूजिक का? म्यूजिक, डायरेक्टर कोई बताएं। जी म्यूजिक डायरेक्टर बताएं। राधा राकेश जी बोल रहे हैं उत्तम कुमार। नहीं राधा नहीं राकेश जी। नहीं, उत्तम नहीं, आधा ठीक है उनका। उत्तम सिंह। जी जी जी। उत्तम सिंह उत्तम वो सिंह, हैं उत्तम सिंह। जी जिन्होंने जिन्होंने दिल तो पागल है कि गाने भी बनाए थे, का जी म्यूजिक दिया था। दिल तो पागल है सभी को जी याद होगा। तो जी उन्होंने इसका म्यूजिक दिया था। और उस वक्त बड़े मतलब गुमनाम से थे, लेकिन जी उनका ही म्यूजिक दिया हुआ है, और बहुत बढ़िया म्यूजिक है। इतना अच्छा म्यूजिक जी उन्होंने दिया। जी। तो अगर कोई सवाल मुझसे छूट गए हो बाई मिस्टेक, वो प्लीज ले लें पंकज जी। डिड ही नो और मीट शिव कुमार बटालवी, ये गीता शर्मा जी का ऑफ कोर्स, सवाल है। ये बिल्कुल सही है। जी शिव कुमार बटालवी तो बटाला में थे, और फिर जलंधर आते जाते रहते थे। और जी उन्होंने शिव कुमार बटालवी के गीत और नज़में भी गाए हैं। माए ने सॉरी, माए, माइंड तेरा में जी। पीड़ा 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 द परागा, एक उनकी एक संग्रह है, उसमें से कई कविताएं उन्होंने गाई हैं। पीड़ा द परागा। जी हाँ, मिले थे उनसे, और जरूर मिले कोई थे। सवाल हो तो आप बताएं कृपया सब लोग। जी तो मुझे लगता है सवाल अब अगर होंगे तो हम बताएंगे आपको। मुझे लगता है कि सवाल खत्म हो गए। और हाँ ये तो मतलब हमने आपसे बताइए। 1 घंटे का समय लिया, लेकिन 1.5 घंटे कब बीत गए ये पता नहीं चला। वही पंकज जी तो, अगर जी इंटरेस्टिंग हो गया। जी जी और जी तो बिल्कुल, क्या। बहुत ही इंटरेक्टिव। विशन लाल जी का एक सवाल यहाँ पे फ्लैश कर रहा है, आप उनको आज केवल गजल सिंगर ही मानेंगे या भजन गायक के रूप में भी उनकी महत्ता मानते हैं? विशन लाल जी का सवाल है ये। बिशन लाल जी, सही सवाल है। मुझे लगता है, अगर उनकी जो मशहूरी हुई वो गजल गायक के रूप में हुई, लेकिन एक भजन जी गायक के रूप में भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया, जैसे ओम नमो शिवाय, हे राम, हे राम। 5-6 ऐसे 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 गाए हैं, अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, कि बराबर तो नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है। हाँ, बराबर हाँ नहीं। हाँ, जी, बट गजलों के रूप में बड़ा ही सुंदर उनका क्योंकि रहा। उन दोनों फिर उस वक्त भजनों के लिए अनूप जलोटा थे, और जी 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 दूसरे लोग थे, आ गए थे। तो वो हिज फोटे वाज गजल, लेकिन जी बहुत ही बढ़िया उन्होंने गुरबानी बहुत अच्छी गाई है, जी सूफियाना जी कलाम अच्छे गाए हैं, भजन जी उन्होंने बहुत गाए हैं। और ये तो आपको बता ही दिया, हे राम तो हर जगह बजता है जब भी हो। जी। गुरबानी में मित बोलना सी एक बहुत सुंदर हाँ हाँ, गुरबानी है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, और मैं अक्सर हाँ, सुनता हूँ उसको। देव सचिन जी का एक बहुत ही मैं क्या बताऊं, मैं पढ़ देता हूँ। पढ़िए जगजीत सर पढ़िए। के जाने के बाद उनके फैंस चित्रा जी के सपोर्ट में कुछ कर नहीं पाए। जगजीत जी के फैंस अपनी ट्रिब्यूट कैसे दें, ये उनका सवाल है। देखिए, ऐसा है कि चित्रा जी ने चूंकि गाना बंद कर दिया था विवेक के जाने के बाद, तो फिर से उनको लाने के लिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, गुलजार साहब ने काफी बार उनको कहा, और वो उनके काफी नजदीक थे।
गुलजार साहब, तो वो शायद कर नहीं पाए, लेकिन और अब तो उनके चूंकि, हाँ, अब तो उनकी बेटी का भी, हाँ, बेटी का भी निधन हो गया है, तो अब तो वो पूरी तरह से टूट गई हैं और फिलहाल अपने दोनों नातियों के साथ, उनके साथ रहती हैं बॉम्बे में। जी ग्रैंड डॉटर। एक दो सवाल और हैं। हाँ जी, शालिनी बताइए। ठाकुर जी का सवाल है कि विच वाज हिज फेमस पंजाबी सॉन्ग। हाँ, पंजाबी सॉन्ग एक्चुअली मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनके उनके हीर, उनकी गाई हुई हीर बहुत अच्छी थी। और अगर अगर शालिनी तुमको पता हो तो तुम बताओ। एक जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी ने साथ में एक गाते थे ना। हम्म। टप्पे गाए, चलो बड़े एक, अच्छे गाए उन्होंने, हाँ टप्पे, हीर गाई। पंजाबी टप्पे जी। और हीर। तो और जी आप सब अगर लोग लिखें, शालिनी, आप सब लोग लिखें जो भी पंजाबी आपको पसंद है। हाँ, कुलदीप शास्त्री जी लिख रहे हैं, आज गजल को लोग कम पसंद क्यों करते हैं। तो ये थोड़ा सा शुरुआत से ही मुझे लगता है कि क्लास ऑडियंस गलत सवाल है, ये जी गलत सवाल है। मुझे नहीं लगता कि लोग कम करते हैं, हाँ, बल्कि गजल का एक इसकी क्लास है अलग से। इसकी इसकी मकबूलियत, इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। और जी मुझे लगता है आज भी जगजीत साहब के अलावा, जगजीत के अलावा और बहुत अच्छे गजल गायक हो गए हैं। और हम्म, उनकी उनकी एल्बम भी बिक रही हैं। लेकिन जी मुझे लगता है गजल कभी अब मरेगी नहीं, मतलब ये हमेशा जिंदा ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल उसके सर। साथ रहेंगे, हाँ। सचिन जी के जवाब में एक थोड़ा सा ये है कि उस समय चित्रा सिंह जी को लाने के लिए बड़ा प्रयास किया गया था। 2016 में भी कई प्रोग्राम आयोजित किए गए थे, 2016 तक हाँ, प्रयास किया गया था, और जगजीत सिंह फाउंडेशन करके भी कोशिश की थी। मुझे पता नहीं कि कहाँ हाँ। तक पहुंची वो पहल, तो बड़ी हम्म, मुश्किल का है। जगजीत साहब और चित्रा सिंह जी की पहली गजल कौन सी है साथ में। ललिता श्रीवास्तव जी का सवाल है। अच्छा, ये तो ये मेरा मैं मेरे जनरल नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। लेकिन नहीं, यादों के झरोखे से। हाँ, वो अनटचेबल में है। और अनटचेबल्स में। कौन सी है ये मुझे मालूम है, उनको अगर पता हो तो मैं, आई वुड लाइक टू नो। बताएं बताएं, बाद मुद्दत उन्हें देखकर यूं लगा। अगर मैं सही हूं तो कृपया बताएं, कह नहीं उनको सकते। अगर पता है तो बताएं। जी एनी अनरिलीज्ड गजल्स यू नो। रवनीत सिंह बोल रहे हैं, रवनीत सिंह साहब का सवाल है, एनी अनरिलीज्ड गजल्स यू नो। हाँ, 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 हाँ। जहां तक मेरा मानना है कि अनरिलीज गजल्स को मास्टर इन हिज एंड हिज मैजिक करके पब्लिश कर दिया गया था, और उसके बाद भी हैं, तो मुझे लगता है वो प्राइवेट कलेक्शंस में जो है वो वीडियो हमें आते रहते हैं। तो आप बताएं सर, अगर कोई ऐसा जो अनरिलीज्ड हो, या रवनीत साहब आप बताएं अगर हमें सुन पा रहे हैं मेरे, तो। मेरे इल्म में नहीं है ये सब। जी जी, क्योंकि कुछ जो थे वो मास्टर्ड करके फिर से कर दिए गए थे, अच्छा, रिलीज कर अच्छा, दिए अच्छा, गए थे, मास्टर इन एंड हिज मैजिक उसके जगी अच्छा। साहब के जाने के बाद हाँ, एक हाँ, एल्बम हाँ। आई थी। जी हम्म। कैन तो वी हियर द और सॉन्ग कागज की कश्ती और एनी अदर फेवरेट गजल नाउ। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई गाते हैं प्रोफेशनली, और ना उसके गाते लिए हैं ना, रुनीत तैयार है। जी रुनीत आर्या जी ने सुनाई थी पहले गजलें, और आपको आगे भी सुनाई कि कंवर जगमोहन साहब भी आए थे, और मुझे लगता है कि अंजुला, अगले कुछ दिनों में हम फिर से अंजुला, सुनाएं। अंजुला जी की सिफारिश है कि मैं गा के सुनाऊं, लेकिन मैं तो कोई सिंगर हाँ हूं नहीं, और एक मुझे बार ये अगर दो लाइनें गुनगुना दें उनके लिए, अगर आप तो। याद भी नहीं है। ये कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, मगर अगली मुझको लाइन भी, जी, हाँ, मगर मुझको बचपन की। लौटा दो बचपन का सावन, हाँ, वो हाँ। कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। शुरुआत है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। सही बात है, आपके लिए। कागज की तख्ती बीच में आता है, हाँ, दूसरी जी 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 तीसरी लाइन। जी जी, ये दौलत भी ले लो से शुरुआत होती है। तो बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल। हाँ, अगर आप सबकी इजाजत हो, कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूंगा तो हम इस शाम को फिर विराम देंगे। थक भी गए होंगे सर, 1.5 घंटे से लगातार बोल रहे हैं। अगर कोई सवाल है तो मुझे कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ, बताइए, किसी ने कोई सवाल अगर है अभी बाकी, तो आई अगर वुड लाइक मुझसे टू। कोई सवाल छूट गया हो तो कृपया प्लीज लिख दें उसको। और वो एक कौन सी पंजाबी टप्पे में ही आता है कि तुसी रोज नहाया करो, एक एक है, मैं भूल रहा हूँ वो कौन सा था। अरे, बहुत सुंदर है, कोई किसी को याद आ रही हो तो बताएं।
बड़ी सुंदर, मैं उसको फिर से सुनूंगा और बहुत एक सारे बात शुभकामना संदेश। जी एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि जी। उनको जो शोहरत मिली, सबसे पहले जो गजल मैंने बताई कि रुख से पर्दा हटा दे जरा साकिया, जरा सा किया जी। है, और उसके बाद जो और बहुत सारी बुलंदियों पे जिस गजल ने पहुंचाया, वो अमीर मीनाई की गजल आहिस्ता आहिस्ता है। आहिस्ता सरकती आहिस्ता। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। ये दर्शक श्रोता नोट करेंगे कि इसमें रुख और नकाब है, और जी उसमें रुख से पर्दा हटा दे जरा सा, रुख और पर्दा है। तो ये जी अजीब इत्तेफाक है कि रुख से पर्दा से शुरू करके रुख से, यू नो। जी। एक आखिरी पेशकश और आ गई है। अब हाँ बताएं बताएं हाँ, प्लीज, आप बताएं सर। मैं तो ये बता रहा था जी कि ये उनका वो दोनों चीजें, दोनों में ये रुख और पर्दा और रुख और जी नकाब। जी एक बात और बता दूं कि ये आहिस्ता आहिस्ता में पता नहीं दर्शकों ने नोट किया या नहीं, ये उन्होंने, ये है तो जी गजल लेकिन ये कव्वाली के रूप में कर दी। जी। अगर ध्यान से सुनेंगे तो टुवर्ड द एंड हर बार जब वो आहिस्ता 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 कहते हैं तो पीछे से 10 लोग और जी आहिस्ता 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 आहिस्ता। जी ऐसे कहते जी हैं। जी जी तो ये जी ध्यान से सुनने वालों को पता जी। है ये मैं सब बात। जी मैं हम्म, धारणा जी को और आरजे राहुल साहब को बुलाऊं फिर से, आप इजाजत दें तो। अगर जुड़ पाए, वो पंकज जी जोड़ सकते हैं तो जोड़ें, अगर आप हाँ इजाजत हाँ, दें तो। जरूर 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 जरूर। और अच्छा सर, मैं एक और आपके लिए वो आ गई है। सवाल है। जैनी शबनम जी का रिक्वेस्ट है जी कि आप जी। एक कविता सुनाएं अपनी, और उसके बाद फिर हम, मुझे लगता है कि मेरी कविता के लिए कोई समय है तो कोई 3 मिनट तो लगेंगे। हाँ प्लीज प्लीज, अगर आप थके नहीं हो तो मैं बोलूंगा, वरना फिर हम कविताएं कभी नहीं नहीं और भी सुन सकते हैं। एक बार फिर नहीं, से मैं जैनी बैठेंगे। जैनी 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 मेरी मित्र हैं, तो अच्छा अच्छा, मैं प्लीज उनकी प्लीज, तब तो करना पड़ेगा। ये बड़ी सिंपल सी सवाल कविता है। इसमें आपसी संबंधों का आजकल जो जी 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 हो रहे हैं और पर्यावरण, ये दोनों चीजें इसमें मिलाकर हैं। तो जी शीर्षक है पिता से बातचीत। मैंने पिता से कहा शहर चलो मेरे साथ। मैंने पिता से कहा शहर चलो मेरे साथ। सुनाई दे रहा है? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ, आप सभी सुन पा रहे हो तो लिखें, लिखें सभी सुन पा रहे हो तो। मैं सुन पा रहा हूँ, मैं, मुझे सुनाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ सबको सुनाई दे रहा होगा। जैनी जी को सुनाई दे रहा है या नहीं, उनको पूछो, लिख के ज, भेजें। हाँ हाँ, जेनी जी जैनी, प्लीज प्लीज बताएं, अगर आप सुन पाए मैडम तो प्लीज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएं प्लीज। गीता जी बोल रही हैं कि सेपरेट सेशन, जी बिल्कुल रखेंगे सेपरेट सेशन। आप सुन पा रहे हैं, सभी लोग सुन पा रहे हैं, जैनी जी का आ नहीं गया ये तो रिप्लाई कि वो सुन ये पा तो रही हैं। अगर तीन तो मिनट तीन ये मिनट है खास तो मैं सुला देता हूँ, पेशकश छोटी जैनी सी जी के लिए शैलेंद्र हाँ, सर। ठीक है ठीक है। हाँ सुनाए प्लीज, सुनाए, मैंने मैं तो सुनना चाहूंगा। मैं अच्छा, ओके। जी शीर्षक है मैं। विचित्र सी माहौल, नाटक आरंभ होने को है। दर्शक मंच पर हैं और अभिनेता सभागार में। दर्शक मंच पर हैं और अभिनेता सभागार में। नायक गायब है, खलनायक मुखौटा लगाए नायक बने घूम रहे हैं। कुछ नेपथ्य में घात लगाए बैठे हैं हिंस्र पशुओं से। और अब मुखौटे ग्रीन रूम में रख दिए गए हैं। अब वे हथियार नहीं, जुबान से वार करते हैं, धीरे से और बेहद घातक। वे छीन लेते हैं मेरे सभी शब्द, मेरी अस्मिता, जीने का व्याकरण और जीवन का अर्थ। वास्तव में मैं
सभागार के द्वार पर डोरमैट सा पड़ा हूं और लोग मुझे रौंदते हुए चले जा रहे हैं। मैं उठता हूं धीरे से, अपने घाव सहलाता, मंच के बीचों बीच खड़ा होता हूं और जोर से चिल्लाने की कोशिश करता हूं, पर पाता हूं कि आवाज भी मेरा साथ छोड़ गई है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि हमें 1 घंटे का हमने सोचा था, 1 घंटा 35 मिनट हो गया है। और आपने पूरा मतलब साथ दिया इतना देर तक। आप मुझे लगता है बहुत थकान भी हो गई होगी आपको। नहीं, और मुझे हम भी आज अच्छा की लगा। जी 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 ऐसी अगर शाम हो और दर्शक और श्रोता जुड़ जी जाएं जी तो आनंद है। कोई थकावट होती नहीं है, थकावट कोई होती जी नहीं जी है। जी जी आरजे है ना? राहुल साहब, अगर आप जुड़ सकते हैं तो प्लीज जुड़ें। हाँ, हाँ, जैनी हाँ। शबनम जी का मैसेज है कि बहुत ही भावपूर्ण रचना। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शैलेंद्र सैल साहब। धन्यवाद। धन्यवाद शबनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपसे भी अगर जोड़। कविताएं आपसे आपसे भी कभी कविताएं सुननी है। जैनी मैं जी, उन आपका भी स्वागत है, कभी आए और नहीं, हमारे साथ। मैं इनको बताएं कि मैंने भी ना, सीधा ही बात हो सकती है, मैं इनकी कविताएं अच्छा पढ़ रहा हूँ आजकल। आजकल इनकी कविताएं पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। तो आप हम्म, सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आज मैं सर 2 मिनट, आई थिंक आरजे राहुल जी जुड़ रहे हैं। मैं आज अच्छा। 2 मिनट ले रहा हूं सर, और सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले तो शैलेंद्र सर साहब, आपसे मुलाकात कराने के लिए नेहा का बहुत बहुत धन्यवाद। वरना तो हाँ, तो मेरा नेहा को तो बड़ा बड़ा मुश्किल होता मेरे लिए है ना। नहीं नहीं, और पंकज। नेहा ने संपर्क किया और मैंने ये कहा कि अभी फिलहाल 17 तारीख तक स्पिकमेके के कार्यक्रम चल रहे हैं जो मुझे देखने जी हैं। जी जी तो जी मैं जी 18 के लिए, इसीलिए मैंने कहा कि 18 को रखते हैं, आज रखा जी है। जी जी अब ये मेरे लिए भी एक संस्मरण हो जाएगा। मैं तो बोलता था कि भाई मेरे फ्रेंड में है नहीं और आपके हैं तो बड़ा वो हो जाता था। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को बहुत ही कोऑर्डिनेट करने के लिए। थैंक यू धारणा जी। और थैंक यू राहुल साहब। राहुल साहब आ गए वापस। हाँ, हमारे एक्चुअली कुछ बैंडविड्थ का थोड़ा क्रंच आ गया था, बट मैंने बहुत अच्छा अनुभव आज किया आपके माध्यम से। आपकी जो आपको तो जानने का मौका मिला ही, और जगजीत साहब के बारे में भी जो कुछ भी सुना, मुझे लग रहा है आज स्मृतियों में मेरी समा गया है वो। अब मेरे लिए बहुत ज्यादा धन्य दिन रहा ये, तो बहुत बहुत इसके लिए मैं धन्यवाद कहूंगा आपको। और आपने मैं हम भी सब यंगस्टर जितने हम तरीके, हम मेरी उम्र के शायद जितने भी होंगे, उनके लिए आज का दिन बड़ा यादगार होने वाला है। और ऐसा दिन बार बार नहीं आएगा मुझे लग रहा है। चलियो, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आप सबको जो जीत के बारे में बता पाया, जो कुछ मुझे मालूम जी था। और ये जी चीज़ें मुझे बातें आम लोगों को नहीं पता हैं। जी जी चीज़ें इनमें से मैं नहीं पता। जी मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा एक बार। आरजे राहुल साहब, बहुत समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और अरे नहीं नहीं, हम सब कला सर के मुरीद हैं, लेखन के मुरीद जी जी हैं, सर के जी मुरीद हैं, तो धन्यवाद का शैलेंद्र तो सर गुंजाइश ही नहीं है इसमें। जी शैलेंद्र सैल सर से मैं फिर से एक आज यहीं आज पर मैं धन्यवाद का सिर्फ एक ही, जी थोड़ा सा मैं भी एक ही आप पात्र राजा है जिनका नाम है सैल सर, मैं आपसे यहीं पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबके सामने कि कविता सुनाने भी आएंगे आप, ये वादा करके जाएं। चलिए, कोई बात नहीं। नवीन और राहुल और पंकज और ऑफ कोर्स जी नेहा, जो जो बैक स्टेज पे पीछे से, पर्दे के पीछे से काम जी जी करती है, हैं, जी उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी दर्शकों का जो आज इस कार्यक्रम के लिए जुड़े, और मेरे दोस्त और सहपाठी के बारे में मुझे संस्मरण सुनाने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो बहुत बहुत नमस्कार। खूबसूरत शाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से कभी मिलते हैं, उससे पहले जरूर, धन्यवाद। नमस्कार सर। जरूर। नमस्कार, 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 नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों पर, इसी कोशिशों में लगे रहे, और हमारी कोशिशों उड़ान मिलेगी आपके सहयोग से, आपके साथ से। और डॉक्टर साहब का तो कहना चाहिए एक अद्वितीय योगदान है इसलिए। तो मुझे लगता है कि आप सब जितनी शिद्दत से जुड़ते हैं, ऐसे ही इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़े रहिए। मई महोत्सव का वैसे भी आ दिया है ऑनलाइन, समय का पूरा सदुपयोग करने के लिए डॉक्टर नवीन सोलंकी ने। तो मई महोत्सव में कुछ ना कुछ हम जरूर करते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि ये गुलिस्ता यूं ही खिला रहे और महक तक जाती रहे। महक जितनी
जाएगी उतनी मुस्कुराई जाएगी। ऐसे ऐसे समय में सिर्फ वही एक चीज है जो हम सबके काम आएगी। यही मेरे एक बस अंतिम कुछ शब्द हैं आज की इस महफिल में। इसी साथ में अपनी वाणी को विश्राम, आप सबका धन्यवाद कहूंगा। शुभ रात्रि। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और फिर आने के लिए तैयार रहिएगा इसी समय फिर किसी दिन और इसी मंच पर जिसका नाम है गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं यारों। ठीक है, इसके साथ हम विदा लेते हैं। ओके, नमस्कार नमस्कार हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्कार सर। नमस्कार।